वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी खा। ये जो बुक है आपको ऑल ईजी कोर्सेज में देखने को मिलेगी, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। इसका जो सिलेबस है वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके अंदर दो यूनिट्स हैं, पहली यूनिट और सेकंड यूनिट। इसके अंदर चार चार चैप्टर्स हैं। मैंने ऐसे 8 क्वेश्चन तैयार किए इन 8 चैप्टरों से मिलाकर, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये जो क्वेश्चन है आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, और इस बात की आपको 100% गारंटी ही देता हूँ। इसी तरीके क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाएगी। हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो कार्यालय लोगों द्वारा, जो सामान्य लोग हैं, उनके द्वारा जो बोली जाने वाली हिंदी से अलग है, या क्या उनके अंदर डिफरेंस है, ये हमें समझाना है अपने पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले समझते हैं कि कार्यालय हिंदी या फिर ऑफिशियल हिंदी होती क्या है। कार्यालय हिंदी का सिर्फ उतना सा मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट द्वारा या फिर एक कंपनी द्वारा जो हिंदी यूज की जाती है अपने डेली वर्क में, उसे ही कार्यालय हिंदी कहते हैं। ये जो हिंदी होती है ना, ये नॉर्मली हिंदी से काफी अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो आम लोगों द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं, या उन वर्ड के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इसी तरीके की हिंदी को कहते हैं कार्यालय हिंदी। अब जो इस क्वेश्चन में मेन चीज पूछी जा रही है हमसे कि ये हिंदी किस प्रकार से सामान्य हिंदी से अलग है, या उसमें क्या डिफरेंस है, ये हम समझते हैं अपने अगले पॉइंट। ये देखो, ये तो हम सबको पता है कि हिंदी जो है भारत की एक बहुत ही मेन लैंग्वेज है, बहुत ही प्रमुख भाषा है, क्योंकि भारत की जो अधिकतर जनता है, अधिकतर लोग हैं, वो एक दूसरे को किससे कनेक्ट कर पाते हैं, हिंदी लैंग्वेज के जरिए। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो हिंदी ही जानते हैं, और इस हिंदी लैंग्वेज का हमारी डेली लाइफ में काफी यूज होता है। जब हम इसे पढ़ने के नजरिए से देखते हैं ना, तो इस हिंदी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर जो कार्यालय हिंदी है, और एक जो सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी तो देखो सबके द्वारा बोली जाती है, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है, वो वाली हिंदी जैसे मैं आपसे बात करूं। और एक जो होती है कार्यालय हिंदी, वो ऑफिसों में यूज की जाती है, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी प्राइवेट ऑफिस में भी इस तरीके की हिंदी यूज की जाती है, उसे ही कार्यालय हिंदी कहते हैं। अब एक एक करके इनके अंदर क्या अंतर होते हैं हम वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसमें अंतर है ना, वो है हमारा शब्दावली। शब्दावली मतलब जो वर्ड मीनिंग में इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो कार्यालय हिंदी होती है, उसके जो वर्ड है वो काफी अलग हो जाते हैं। कुछ हार्ड वर्ड होते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते, और जो सामान्य हिंदी होती है उसके सिंपली कुछ इजी वर्ड होते हैं जो हर किसी को पता होते हैं। देखो, जब कार्यालय हिंदी होती है ना, इसके अंदर जो मेनली जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो किस भाषा से होते हैं, संस्कृत और फारसी। इसके जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों का ज्यादातर यूज होता है कार्यालय हिंदी के अंदर। जैसे कि आप मैंने कुछ शब्द भी लिख रखे हैं, अनुरोध करना, दिशा निर्देश, प्राधिकरण, संशोधन। ये कुछ टफ से वर्ड हैं जिनका नॉर्मली लोगों को मतलब भी नहीं पता होता है। वैसे अब ये प्राधिकरण, अब इसका मतलब क्या होता है, किसी आप आम लोग से जाके पूछेंगे तो हर किसी को नहीं पता होगा। आप संशोधन का मतलब जानते होंगे, अनुरोध करना। अब ये अनुरोध जैसा जो वर्ड है, डेली लाइफ में भी अनुरोध जैसा वर्ड यूज थोड़ी करेगा। तो इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, कार्यालय हिंदी को सामान्य हिंदी से अलग बनाते हैं। ये जो शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किस चीज में होता है, एक औपचारिक दस्तावेज में। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू आपको एक नोटिस भेजा जाता है, उस नोटिस के अंदर जो हिंदी में आपको एक नोटिस लिख के भेजा गया है, उसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द यूज होंगे, या इस तरीके के शब्द यूज होंगे, तो वो जो नोटिस है उसके अंदर जो हिंदी लिखी गई है, वो हिंदी सामान्य हिंदी से अपने आप को अलग हिंदी के रूप में दिखाती है। ठीक है, ये आपकी कार्यालय हिंदी के जो शब्द होते हैं, इनके बारे में बताया। अब जो सामान्य हिंदी होती है, सामान्य हिंदी में जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जो शब्दों का यूज किया जाता है, वो काफी इजी वर्डों का यूज किया जाता है, जो ज्यादातर आम लोगों को, नॉर्मली लोगों को पता ही होते हैं। जैसे कि कहना, जानना, रखना, मदद करना। अब ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। ये जो वर्ड है, ये शब्द है, ये सभी लोगों को इनका मतलब पता होता है, जो इस तरीके की हिंदी को काफी सरल और सहज बनाती है। तो ये सबसे पहला इनके अंदर डिफरेंस था शब्दावली का। अब जो इसमें अगला डिफरेंस है वो है हमारा व्याकरण। अब व्याकरण का क्या इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो कार्यालय हिंदी के अंदर ना व्याकरण का काफी यूज किया जाता है। जैसे कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उनको ध्यान में रखा जाता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। जो हमारा सेंटेंस, जो हमारा वाक्य बोला जा रहा है हिंदी में, जो हम वाक्य बोल रहे हैं, वो पूरा वाक्य है भी या नहीं, इस चीज का भी इसमें काफी ध्यान रखा जाता है। जैसे इंग्लिश में देखते हैं, हमने कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो वो सेंटेंस का अर्थ कभी कभार बदल जाता है। तो ऐसे ही हिंदी में भी जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट है भी नहीं, इन सब चीजों का भी इसके अंदर काफी ध्यान रखा जाता है कि कर्ता कहाँ पे आएगा, कर्म कहाँ पे आएगा, क्रिया कहाँ पे आएगी, इन सब चीजों का, इनका स्थान कहाँ पे क्या आएगा, इन सब चीजों का भी इसमें काफी ध्यान रखा जाता है।
जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि आपसे अनुरोध है कि आगामी बैठक में उपस्थित हो। अब ये जो वर्ड है, अगर हम किसी को नॉर्मली इस तरीके से बोलना हो, जैसे आम हिंदी में बोलना हो या फिर सामान्य हिंदी में बोलना हो, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आपसे अनुरोध हो कि आगामी बैठक में उपस्थित हो। हम तो सिंपली कह सकते हैं कि आप आने वाली बैठक में आ जाना, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और कार्यालय हिंदी में इस तरीके से नहीं होता। कार्यालय हिंदी में इन सब शब्दों का, उसकी ग्रामेटिकल चीज़ों का, इन सब चीज़ों को भी काफ़ी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो इसके अंदर क्या व्याकरण में इसमें अंतर था, ये हमने समझा कार्यालय हिंदी का। अब जो सामान्य हिंदी होती है, इसमें क्या व्याकरण से जुड़ी चीज़ें होती है। तो सामान्य हिंदी में ना व्याकरण का इतना कोई मेन रोल नहीं होता है। हम कैसे भी कुछ भी बोल देते हैं, सेंटेंस हमारा पूरा हो रहा होता है, नहीं हो रहा, तो हम एकदम नॉर्मली कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे कि बैठक में आना है। अब जो जैसे हमने ऊपर वाला वर्ड हमने जो पढ़ा था हमने सेंटेंस कि आपसे अनुरोध है कि आगामी बैठक में उपस्थित हो। अब ये हमने कार्यालय हिंदी के तौर पे बोला। अगर हम सामान्य हिंदी में बोले तो आपको बैठक में आना हम ऐसे ही बोल सकते थे। सेंटेंस इतना बड़ा कम हमने लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधे बोले थे बैठक में आ जाना या फिर मुझे बताओ कहीं जाना है क्या। हम छोटी-छोटी चीज़ों का ज़्यादा कम से कम वर्ड में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं इसमें। तो इसके अंदर व्याकरण का इतना मेन रोल नहीं होता है जितना कि कार्यालय हिंदी के अंदर होता है, ठीक है? अब जो अगला इसका डिफरेंस है, शैली और संरचना। देखो तो कार्यालय हिंदी होती है ना, उसकी जो शैली है, वो जिस तरीके से लिखी जा रही है, जो उसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसका काफ़ी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो हमने सेंटेंस लिखा है, जो हमने शब्द लिखे हैं, उन सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखकर उन सब चीज़ों को लिखा जाता है। क्योंकि अगर हो सकता है कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, उससे किसी को गलतफ़हमी ना हो, इन सब चीज़ों का इसके अंदर काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो जो कार्यालय हिंदी होती है ना, उसके अंदर अधिकतर क्या-क्या चीज़ें लिखी जाती है, जो हमारा न्यूज़पेपर है, जो हमारे अखबार है, इन सब चीज़ों को या फिर नोटिस जो किसी को देना हो, जैसे गवर्नमेंट को नोटिस भेजते किसी को, कोई रिपोर्ट्स हमें देनी हो किसी को या फिर कोई आदेश, ये सब जो चीज़ें लिखी जाती हैं, कार्यालय हिंदी में लिखी जाती हैं। जिसका एक फॉर्मेट होता है कि पहले क्या लिखना है, कैसे लिखना है, फिर उसके नीचे क्या लिखना है, फिर ये इस तरीके से फॉर्मेट वाइज़ जो लिखा जाता है ना, वो इस तरीके की हिंदी में लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण भी मैंने लिखा रखा है कि सादर निवेदन है कि आगामी कार्यक्रम की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाए। ये पूरी प्रक्रिया और उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। जब हमने ये सेंटेंस लिखा, मैं सब कुछ इसमें समझ में आ गया कि इसमें क्या बात की गई है। इसमें हमसे सिंपली इतना पूछा है कि जो आने वाला जो कोई कार्यक्रम है, जो उस चीज़ के बारे में जानकारी जल्द से जल्द दी जाए। इस चीज़ की इसमें माँग की जा रही है। और जो सामान्य हिंदी होती है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई शैली नहीं होती, आप किसी भी तरीके से अपनी बात कह देते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपको अपने फ्रेंड से ऐसे बोलना है कि मुझे उस चीज़ की जानकारी दे दे, तो हम इस तरीके से थोड़ी बोलेंगे। सिंपली बोलेंगे कि भाई मुझे उस चीज़ के बारे में जानकारी दे दे, जल्द से जल्द उसके बारे में मुझे बता दे, मुझे यहाँ जाना है। इस तरीके से नॉर्मल वर्डों का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की हिंदी में, सामान्य हिंदी में ना, ये जो हिंदी होती है अनऑफिशियल होती है। व्यक्तिगत रूप से हमारे इंडिविजुअल रूप से यूज़ की जाने वाली हिंदी होती है। बस इस तरीके की जो हिंदी यूज़ करते हैं, इससे हमारी जो बात है उसे समझने में काफ़ी सरलता मिलती है और सहज तरीके से हम अपनी बात कह पाते हैं। ऐसी हिंदी काफ़ी यूज़ होती है मित्रों में, परिवारों में और जो सामाजिक सर्कल होता है, जब हम समाज में दोस्तों यारों से मिलते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, जो हमारा सामाजिक कार्य होता है, उन सब चीज़ों में से हिंदी यूज़ होती है। मित्रों के साथ, परिवारों के साथ भी ऐसी हिंदी यूज़ की जाती है। अगला जो डिफरेंस है, अगला जो अंतर है, वो हमारा शैली में औपचारिकता और अनौपचारिकता। देखो जो कार्यालय हिंदी होती है ना, ये तो औपचारिक होती है और जो सामान्य हिंदी होती है, ये होती है अनौपचारिक हिंदी, यानी कि अनऑफिशियल। अब ये औपचारिक देखो सिंपली एक तो ये गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल लोगों द्वारा यूज़ की जा रही होती है, एक तो इसलिए ये औपचारिक हो जाती है क्योंकि इसी तरीके की हिंदी में बड़ों का जो शब्द है, उन सब का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। ग्रामेटिकल जो चीज़ है, उन सब चीज़ों का भी काफ़ी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। इसमें कैसे-कैसे बड़ी यूज़ किए जाते हैं, कृपया, सादर, आदरणीय, आपका, ऐसे सम्मान देने वाले वर्डों का यूज़ किया जाता है। ये इसके ऑफ़िशियल या औपचारिक होने को बताती है। ऐसे उदाहरण में लिखा है कि कृपया शीघ्र प्रतिक्रिया दें ताकि हम समय पर कार्य पूरा कर सकें। और यही सामान्य हिंदी जो होती है, ये अनौपचारिक होती है। देखिए, इसमें किसी भी वे में हम एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, कैसे ही वर्डों का यूज़ कर सकते हैं। कोई सम्मान-वम्मान देने का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। नॉर्मली जैसे बात कर रहे हैं, तू, मैं, तू करके, आप करके, कैसे भी बात कर सकते हैं इस तरीके के लिए हिंदी में। जैसे अपने दोस्तों से, अब अपने दोस्तों से आप करके थोड़ी बात करते हैं, क्या बहुत से लोग करते भी होंगे। उदाहरण यहाँ पे ना एग्ज़ाम्पल भी देता है कि जल्दी बताना, क्या करना है। इस तरीके के जो होते हैं ना, ये इसको अनौपचारिक बनाते हैं। इस तरीके की हिंदी को अनौपचारिक बनाते हैं। अब अगला जो डिफरेंस हमारा भाषा का उद्देश्य और भूमिका। देखो, हिंदी चाहे कार्यालय हो या फिर सामान्य हिंदी, इनका जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो सूचना का आदान-प्रदान करना ही होता है। बस डिफरेंस यहाँ पे इतना आ जाता है कि जो कार्यालय हिंदी होती है,
वो किन चीज़ों में यूज़ की जाती है? प्रशासनिक, यानी कि जब गवर्नमेंट द्वारा चीज़ें आती है, उन चीज़ों में गवर्नमेंट की कोई नीति है, उनसे जुड़ी या फिर गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया है, कोई एक्ट लाया है, उन सब चीज़ों में यूज़ की जाती है इस तरीके की हिंदी। और जो सामान्य हिंदी हो जाती है, वो नॉर्मल जानकारी देने के लिए काम आती है। और जब कुछ संदेश, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना हो, उसका प्रचार-प्रसार करना हो, तो इस तरीके के टाइम पीरियड में कार्यालय हिंदी का यूज़ किया जाता है, ताकि जो संदेश है, उसमें कोई गलती ना हो। संदेश लोगों तक एकदम सही तरीके से पहुँच पाए, ताकि लोगों को सही तरीके से उस संदेश का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो समझ में आ सके। और जो सामान्य हिंदी होती है, इसका उद्देश्य सूचना प्रसार का तो करना होता ही होता है, पर जो बातचीत है, उन सब चीज़ों का भी आदान-प्रदान करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसके अंदर? जैसे कि दोस्तों में, परिवार से अपनी बात करने के लिए, तो सूचना अगर हमारे पास है तो अपने परिवार तक बताने के लिए नॉर्मली जो बड़ों का यूज़ करते हैं, उस तरीके के बड़ों का यूज़ करके अपनी जानकारी को फैलाने के लिए इस हिंदी का यूज़ किया जाता है। हमारा जो अगला डिफरेंस है, क्षेत्रीयता और विविधता। अब इसमें क्या समझना है हमें? देखो, जो कार्यालय हिंदी होती है ना, इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, वो ज़्यादातर सभी क्षेत्रों में समान रूप से समझे जा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है कि जो ऐसे वर्ड हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा यूज़ किए जाते हैं, किसी ऑफ़िशियल अथॉरिटी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर जो वर्ड होते हैं, वो घुमा-फिरा के अधिकतर लोगों द्वारा समझे जा सकते हैं। जिसका मेन मोटिव होता है, वो क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पे। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, ये जो ऑफ़िशियल हिंदी है, इसके यूज़ किया किसके द्वारा जाता है? केंद्र द्वारा, सेंटर द्वारा या फिर राज्य द्वारा, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जो संवाद है, जो संचार का जो स्तर है, उसे बनाया जा सके। और यहाँ पे कोई एक विशेष क्षेत्रीय शब्दावली का यूज़ नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? मान लें, क्योंकि कुछ-कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि एक इस क्षेत्र में इसका मतलब कुछ और हो जाता है, और उसी वर्ड का अन्य क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। तो इसलिए ऑफ़िशियल हिंदी का यूज़ किया जाता है, जब संवाद को एक सार बनाना होता है नहीं। और जो सामान्य हिंदी होती है, इसका ना क्षेत्रीयता में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया ना, कुछ-कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जिसका मतलब इस क्षेत्र में तो अलग हो जाता है, और उसी का मतलब इस क्षेत्र में कुछ अलग निकल जाता है। तो इससे भी इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रभाव इसका पड़ता है। अब जो अगला डिफरेंस हमारा, वो हमारा तकनीकी शब्दों का प्रयोग। देखो, जो कार्यालय हिंदी होती है ना, इसके अंदर शब्द यूज़ किए जाते हैं, वो तो काफ़ी टफ शब्द होते हैं, जो नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होते उनके मीनिंग। जैसे कि कानून के क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वित्तीय क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में जो राजनीति है, उनमें जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जो सभी को हो सकता है कि ना पता हो उनके मतलब। और वहीं सामान्य हिंदी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, वो सामान्य लोगों को पता ही होते हैं उनके मतलब, और काफ़ी ईज़ी वर्डों का यूज़ किया जाता है सामान्य हिंदी के अंदर। जैसे कि काम, मदद, समस्या, ये सिंपल से वर्ड हैं, जिनका मतलब अधिकतर लोगों को पता ही होता है। ये निष्कर्ष ये और ऐड कर दीजिएगा इस क्वेश्चन में, आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता। हमारे दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो व्यावसायिक हिंदी है, उसका क्या मतलब होता है? ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है अपने दूसरे क्वेश्चन में। तो देखो, व्यावसायिक हिंदी का सिंपली मीनिंग जो है ना, आपको उसके नाम से समझ में आना चाहिए कि व्यावसायिक का क्या मतलब होता है? बिज़नेस या फिर इंडस्ट्री। तो बिज़नेस के क्षेत्र में या फिर इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, उसे हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। जैसे कि जो व्यापार में, उद्योग में या फिर जो अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उन सब जगहों पे जो ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो बिज़नेस से ही रिलेटेड होते हैं, जो व्यवसाय से ही रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। अब ये जो हिंदी है, जो व्यावसायिक हिंदी है, ये बेसिकली जो व्यापारिक समझौते होते हैं, जैसे कि 2 लोगों के बीच में कोई समझौता हुआ, कोई डील हुई है अपने बिज़नेस को लेके, अगर वो हिंदी लैंग्वेज में हुई है, तो इस समझौते के अंदर जो हिंदी के वर्ड यूज़ किए गए होंगे बिज़नेस से रिलेटेड, वो व्यावसायिक हिंदी कहलाएगी। ऐसी जो व्यापारिक दस्तावेज होते हैं, जो विपणन होता है, जो ग्राहक सेवा होती है, या फिर जो आर्थिक लेन-देन के जो दस्तावेज होते हैं, इनके अंदर जो औपचारिक रूप से जो लैंग्वेज यूज़ होती है, उसे हम व्यावसायिक भाषा कहते हैं। अभी जो व्यावसायिक हिंदी होते हैं ना, इसका जो मेनली यूज़ होता है, जो उद्देश्य होता है या फिर जो मोटिव होता है, वो बेसिकली व्यावसायिक कार्यों को, जो व्यावसायिक बिज़नेस से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड कामकाज होते हैं, उन सब चीज़ों को सरल, ईज़ी बनाना और काफ़ी सटीक तरीके से, मतलब काफ़ी अच्छे से करने के लिए किया जाता है। ये जो चीज़ है, ये व्यापारिक समझौतों को भी मजबूत करता है। इसके साथ-साथ जो ग्राहक होते हैं, उनके साथ भी एक अच्छे संपर्क बनाने के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अब व्यावसायिक हिंदी को हम अच्छे से एक-एक करके पॉइंट वाइज़ हम समझेंगे, ठीक है? देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्यावसायिक जो हिंदी होती है, वो व्यापार में, उद्योग में या फिर व्यापारिक संबंधों जैसे विपणन, ग्राहक सेवा, वित्तीय प्रक्रिया, इन सब चीज़ों में यूज़ होती है बेसिकली।
ये जो है केवल एक लैंग्वेज का यूज नहीं करती है, बल्कि इसके साथ साथ व्यावसायिक उपकरण के रूप में भी काम करती है। जो व्यापारिक जो संस्थाएं हैं, जो व्यापारिक इंडस्ट्री है, उनका जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, उन्हें कंप्लीट करने में, उनकी पूर्ति करने में मदद करती है। अब हम ये समझेंगे कि व्यावसायिक हिंदी जो है, इसका विकास कहाँ तक है, ये हिंदी कहाँ का यूज की जाती है। अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा व्यापारिक पत्राचार। देखो व्यापारिक पत्राचार का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो पत्राचार है ना, हिंदी में लिखा जाता है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो पत्र होते हैं, जो ईमेल होते हैं, जो सर्कुलर होते हैं, जो नोटिस होते हैं, ये सब चीजें जब एक कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी या फिर व्यापारिक संगठन अपने एम्प्लॉयज को, अपने ग्राहकों को, अपने पार्टनर्स को भेजता है ना, तो उसे ही व्यापारिक पत्राचार कहते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि जब एक कंपनी अपने ग्राहकों को, अपने आपूर्तिकर्ताओं को, अपने व्यापारिक भागीदारों को से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, एक दूसरे से कुछ मीटिंग वीटिंग करने के लिए जब ऐसी चीजें भेजती है, नोटिस भेजती है, कोई ईमेल भेजती है, कोई पत्र भेजती है, तो इसे ही हम व्यापारिक पत्राचार कहते हैं। तो ऐसे में जो इस पत्राचार के अंदर जो हिंदी का इस्तेमाल होता है ना, इसे भी हम व्यापारिक हिंदी या फिर व्यावसायिक हिंदी कहेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं एग्जाम्पल पे, आदेश पत्र या फिर नोटिस और सर्कुलर या फिर प्रस्ताव पत्र। अब आदेश पत्र क्या होता है, देखो आदेश पत्र वो होता है जिसमें उत्पादों या सेवाओं के लिए भेजे गए आदेश में हिंदी का उपयोग किया जाता है। इन पत्र में व्यापारिक आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। मतलब आदेश पत्र के अंदर ना बेसिकली जो उत्पाद आपको चाहिए, अपनी कंपनी के लिए जो चीजें चाहिए, उनको मंगाने के लिए ऑर्डर लेटर भेजा जाता है, जिसके अंदर आप अपनी चीजों के बारे में बताते हो कि हमें ये उत्पाद चाहिए, ये चीजें चाहिए, इसलिए आदेश पत्र का यूज किया जाता है। अब ये नोटिस और सर्कुलर क्या होता है, देखो नोटिस या सर्कुलर बेसिकली आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को या फिर अन्य लोगों को किसी चीज से रिलेटेड कोई जानकारी देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए नोटिस का यूज किया जाता है। ऐसी प्रस्ताव पत्र बेसिकली वो होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को किसी डील के लिए कोई प्रपोजल लेटर भेजती है, या कोई डील करने के लिए, कोई साथ में आने के लिए एक पत्र भेजती है, तो उसे हम प्रस्ताव पत्र कहते हैं। ऐसे में भी इसके अंदर भी जब हिंदी का यूज किया जाता है, तो वो हिंदी भी व्यावसायिक हिंदी कहलाती है। सेकंड है हमारा विपणन और विज्ञापन। देखो जो व्यावसायिक हिंदी होती है ना, उसका यूज बेसिकली विपणन और विज्ञापन दोनों के अंदर होता है। देखो विज्ञापन का मतलब तो आपको पता ही है, आपने बहुत सारी कंपनियों के रोडों पे या हाईवेज पे बहुत सारी होर्डिंग लगी देखी होगी, या टीवी पे एड लगे देखे होंगे, तो ये जो होता है इसे हम विज्ञापन कहते हैं। ऐसी विपणन का मतलब भी यही होता है, जब एक कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है, या फिर मार्केटिंग कैसे करनी है इसके लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, उसे हम विपणन कहते हैं। अब देखो जो हिंदी भाषा होती है ना, उसका यूज बेसिकली आज के टाइम पे बाजारों में, कंपनियों में, उत्पादों की सेवाओं के लिए, उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए, उत्पादों को प्रमोट करने के लिए आज के टाइम में यूज किया जा रहा है। ऐसी जो हिंदी में विज्ञापन होते हैं, तो विज्ञापन के लिए, प्रमोट करने के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को अगर उसमें हिंदी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, तो ये भी व्यावसायिक हिंदी के क्षेत्र में आ जाती है। अब ये विज्ञापन सामग्री, देखो विज्ञापन सामग्री क्या होगी, देखो व्यापारिक उत्पाद होंगे, जिन उत्पादों का हम प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे कि किसी फोन का प्रमोशन करना, ऐसी सेवाओं का प्रमोशन करना, किसी या किसी ब्रांड का प्रचार करना, इन सब का प्रचार अगर हिंदी में किया जाता है तो व्यावसायिक हिंदी के क्षेत्र में आ जाती है। हमारे बेसिकली इंडिया में ही ज्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती है, तो ज्यादातर लोगों तक अपने उत्पादों को, अपने ब्रांड का प्रमोट करने के लिए हिंदी में संदेश या फिर मैसेज दिए जाते हैं, अपने प्रोडक्ट से जुड़े, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और एक ग्राहकों को, यानी कि जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर है, उनको अपने साथ जोड़ने का एक काफी अट्रैक्टिव तरीका भी बनता जा रहा है। ऐसी प्रचार अभियान, देखो विभिन्न व्यापारी जो कंपनियां होती हैं, वो विज्ञापन, ऑफर्स या डिस्काउंट ऐसी योजनाएं बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजों पे हमें डिस्काउंट मिलता है, बहुत सी चीजों पे हमें कुछ ऑफर मिलता है, जैसे एक के साथ एक फ्री। ऐसी कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करती हैं। इन सब चीजों में वो हिंदी का यूज करती है, हिंदी लैंग्वेजेस का यूज करती है, ताकि जो उनकी सेवाएं हैं, जो उनकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनका प्रचार प्रसार है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। अब थर्ड है हमारा ग्राहक सेवा। तो ग्राहक सेवा का सिंपली मीनिंग यही होता है कि आप जब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, अब उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई, तो आप अमेजोन के कस्टमर केयर से जब बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन भी दिया जाता है, हिंदी में बात करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ऐसे में जो हिंदी में बात करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, यही आपकी ग्राहक सेवा होती है, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेजेस का यूज भी अब किया जाने लगा है। मतलब काफी पहले टाइम से ही किया जा रहा है, पर अभी काफी प्रचलन में है। अभी हिंदी का यूज क्यों किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि ऑप्शन तो इंग्लिश के भी होते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश का यूज भी करते हैं, पर अधिकतर जो जनसंख्या, अधिकतर जो लोग हैं, वो हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो समझने में काफी आसान हो जाती है। और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में हैं। और इससे क्या होता है ना, जो ग्राहक है, उनकी जो समस्या है, वो भी समझने में काफी आसान
हो जाती है और उनका जो सोल्यूशन है वो भी आराम से किया जा सकता है। अब ग्राहक शिकायत समाधान, तो ग्राहक द्वारा जो प्रस्तुत शिकायत होती है, उनका जो समाधान होता है वो भी उन्हें हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में ही बता दिया जाता है। ऐसी ग्राहक की सहायता, हिंदी भाषा में जो ग्राहकों को तकनीकी सहायता और अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान की जा सकते हैं, वो भी इनके द्वारा प्रदान की जाती है। फीडबैक, अब ग्राहक से प्राप्त जो प्रतिक्रिया होती है, जो उन्हें फीडबैक मिलता है या फिर जो सुझाव वो देना चाहते हैं ग्राहक, अगर किसी को कुछ कमी लगती है उनकी सर्विसेज में, तो वो सुझाव भी देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो इसका भी जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो भी हिंदी में ही किया जाता है। अब फोर्थ हमारा वित्तीय और कानूनी दस्तावेज। देखो व्यावसायिक हिंदी का यूज जो मैंने आपको बताया वो वित्तीय दस्तावेज, जो आर्थिक या जो फाइनेंशियली लेन देन होती है, उन सब चीजों में भी काफी किया जाता है। और कानूनी अनुबंधों, जो कानून से जुड़े जो दस्तावेज होते हैं और जो व्यवसाय से भी सीधे सीधे रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर भी हिंदी का यूज किया जाता है, जिसे हम व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। जैसे कंपनी अपनी वित्तीय रिपोर्ट, बैलेंस शीट या फिर कानूनी अनुबंधों में जो चीजें तैयार करती है, वो हिंदी में ही करती है, ताकि इन दस्तावेजों को अधिक से अधिक लोग समझ सके। हिंदी में बेसिकली इसीलिए तैयार किया जाता है, क्योंकि हिंदी मैंने आपको बता ही रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा लोगों में समझ में आने वाली लैंग्वेज है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके, इसलिए ज्यादातर चीजें हिंदी में ही लिखी जाती हैं। विशेषकर जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उन्हें हिंदी में आराम से समझ में आ सके, इसलिए वो इतनी ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में तैयार करते हैं। अब ये वित्तीय रिपोर्ट क्या होती है? तो कंपनी द्वारा तैयार की गई जो वित्तीय रिपोर्ट होती है, जो लेखा-जोखा होता है, इसके अंदर बेसिकली उनकी जो 1 साल की जितनी भी इनकम है या फिर जो भी उनका एक्सपेंड हुआ है, खर्चा हुआ है, इन सब चीज़ों का उसमें तैयार किया जाता है, उसे वित्तीय रिपोर्ट कहते हैं। इसी कानूनी दस्तावेज जो व्यापारिक अनुबंध होता है, जो व्यापारिक समझौते होते हैं ना, जब 2 कंपनियों के बीच में होते हैं, वो कानूनी तौर पे होते हैं। तो ऐसे समझौते या फिर व्यापारिक शर्तें, इन सब चीज़ों को भी हिंदी में तैयार किया जाता है, ताकि जो दूसरा पक्ष है उसे भी समझने में काफ़ी आसानी हो सके। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रबंधन और संचालन। देखो व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग जो है ना, प्रबंधन और संचालन जैसे कार्यों में भी किया जाता है। प्रबंधन क्या होता है, संचालन क्या होता है? तो कंपनियां जो है ना, हिंदी का उपयोग जो बेसिकली करती है वो कार्यप्रणाली, तो इनकी कार्यप्रणाली जिस तरीके से कंपनी काम करती है, उसकी कार्य करने की जो प्रक्रिया है या फिर जिस तरीके से योजनाएं बनाती है, प्लान करती है चीजों को, अपने कर्मचारियों के बीच में संवाद कैसे स्थापित करती है, कैसे उनकी समस्याओं को समझती है, इन सब चीजों का इसके अंदर देखा जाता है। अब पॉलिसीज मेकिंग या नीति निर्माण, देखो व्यापारिक कंपनियां जो होती है ना, वो अपने बेसिकली जो उनकी पॉलिसीज है, जो उनकी नीति है, उन्हें हिंदी में तैयार करने की कोशिश करती है, ताकि जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी आसानी से समझ में आ सके। ऐसी कार्यशाला और परीक्षण, वो जो कर्मचारी के लिए जो आयोजित परीक्षण होते हैं, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें उन्हें कंपनी के लिए दोबारा ट्रेन किया जाता है कि आपको इस कंपनी में इस तरीके से काम करना है, ऐसे काम करना है। तो बेसिकली ट्रेनिंग भी जो उन्हें दी जाती है, वो बेसिकली हिंदी में ही दी जाती है, जो ताकि जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनको आसानी से अपने काम की चीजें समझ में आ सके। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, देखो इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल चीजों के माध्यम से भी ना जो व्यापार करने वाली कंपनियां होती हैं, वो व्यावसायिक हिंदी को काफी इंपॉर्टेंस देती हैं। जैसे कि जो ऑनलाइन व्यापार होते हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं, जो ऑनलाइन ऐप्स होते हैं, जिनके ज़रिए हम व्यापार करते हैं, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इन सब के ज़रिए भी हम जो चीज़ें प्रोडक्ट अपने मँगाते हैं, हम वहाँ पे भी हिंदी लैंग्वेजेज़ में वो चीज़ें देख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी हिंदी में देख सकते हैं, या वहाँ पे भी हिंदी का ऑप्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो हिंदी है, वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। अब वेबसाइट सामग्री, तो कंपनियाँ जो है ना, अपनी वेबसाइटों पर उत्पादों का और जो सेवाएँ हैं, जो सर्विसेज़ हैं, उनकी जो जानकारी है, मैंने आपको बताया ना, वो हिंदी में भी देती हैं हम, ताकि जो उनके ग्राहक है, जो उनके कस्टमर्स है, उन्हें हिंदी में अपनी उत्पादों की जानकारी आराम से मिल सके। ऐसी ऑनलाइन ग्राहक सेवा जो मैंने आपको अभी ऊपर इसके बारे में बताया ही था, ये सेम वही है। 7 है हमारा विदेशी व्यापार और आयात निर्यात। देखो भारत में जो विदेशी व्यापार के दौरान जो व्यावसायिक हिंदी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो बाहर से हमारे यहाँ पे कुछ सामान आता है, कुछ चीज़ें मँगाते हैं हम, या फिर जो इंडिया से जो कुछ चीज़ें बाहर दूसरे देश में जाती हैं, तो ये आयात-निर्यात होता है, जो विदेशी व्यापार होता है, ठीक है? तो भारत के अंदर जो व्यापारिक संगठन है, जो कंपनियाँ हैं, जो हिंदी के अंदर ही अपने जो व्यापारिक समझौते होते हैं, वो करती हैं, या फिर जो शर्तें हैं, जो अन्य संबंधित दस्तावेज होते हैं, जो अन्य और ऐसे दस्तावेज होते हैं, जिसको बिज़नेस से रिलेटेड जो डील्स होती हैं, वो की जाती हैं। ये सब हिंदी के अंदर जो तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ जो व्यापारिक बैठकें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो संगठन के बीच जो संवाद करने के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी आज के टाइम में हिंदी का प्रयोग जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये तो निर्यात आयात समझौते होते हैं ना, बेसिकली आज के टाइम में हिंदी में भी किए जाने लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, उसे भी आसानी से समझने में आसानी हो। ऐसी बाहरी निवेश और साझेदारी, तो व्यापारिक समझौते के अंदर जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जब हम किसी दूसरे देश में जाके जो अपने पैसे लगाते हैं, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री खोलते हैं, कुछ कंपनी खोलते हैं, तो इसे हमारा निवेश कहा जाता है। तो ये जो निवेश है और साझेदारी है,
ये भी हिंदी में तय की जाने लगी है। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कामकाज, तो भारत के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसके अंदर सरकारी कार्य है ना, वो भी व्यावसायिक हिंदी में किए जाने लगे। सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कंपनियों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यावसायिक हिंदी का जो यूज़ है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ऐसे जो सरकारी आदेश होते हैं, जो व्यापारिक नियम और शर्तें होते हैं, इनमें भी हिंदी का यूज़ किया जाने लगा है। अब व्यावसायिक हिंदी का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा संचार में सरलता और स्पष्टता। देखो संचार में सरलता और स्पष्टता कैसे? मान लेते हैं ये कंपनी है, अब इस कंपनी में कोई किसी इम्पोर्टेंट चीज़ पे कोई मीटिंग हुई, अब वो मीटिंग के उनके बारे में जो भी इस मीटिंग के अंदर हुआ, वो सब चीज़ें अब उस कंपनी के एम्प्लॉइज़ को बतानी है। अब कोई व्यक्ति आता है और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बताने लग जाता है। अब इंग्लिश में वो जब चीज़ें बताता है, तो इसके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, अब वो सभी को तो इंग्लिश में समझ में आए ना, क्या पता हो सकता है किसी को इंग्लिश अच्छी से ना आती हो सकता है वहाँ के सभी लोगों के लिए इसमें समझ में ना आए। तो इससे क्या हो जाएगा, जो चीज़ें उसने बताई, जो मीटिंग के अंदर जो बात हुई, उन्हें समझने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इसकी जगह वो हिंदी में सारी चीज़ें बताता है, उस मीटिंग के अंदर क्या-क्या हुआ, क्या चीज़ें रखी गई, क्या बातें की गई, क्या शर्तें हैं। अब वो सब चीज़ें मुझे वो हिंदी में बताएगा, तो ऐसे में जो इस कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ होंगे, उन सबको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो यही इसका मतलब है यहाँ पे संचार और सरलता और स्पष्टता। इससे क्या होता है, जो संचार होता है, काफ़ी सरल बन जाता है और काफ़ी स्पष्ट बन जाता है। ये संदेश की स्पष्टता, मतलब जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, वो काफ़ी स्पष्ट हो जाता है और ऐसी कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक विस्तार और विकास। अब व्यापारिक विस्तार और विकास का क्या मतलब हो गया? देखो भारत के अंदर ना जो ज़्यादा जो चीज़ें की जाती हैं व्यापार से रिलेटेड, वो व्यापारिक हिंदी में की जाती है। यदि कोई कंपनी हिंदी का प्रयोग करती है, तो उसे अधिक बाजार तक पहुँचने में मदद मिलती है। मतलब यदि कोई भारत के अंदर कोई कुछ कंपनी खोलता है, कुछ इंडस्ट्री को खोलने की कोशिश करता है, अगर वो हिंदी में अपनी चीज़ों को प्रमोशन करेगा, हिंदी में अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो उसकी जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सकेगी। ऐसे ही नए बाज़ारों में प्रवेश, ब्रांड को पहचान दिलाने के लिए भी हिंदी का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ग्राहक सेवा और ग्राहक संतोष, तो ग्राहक सेवा के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मैंने लिख रखी है। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने को है नहीं। व्यापारिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता। देखो व्यावसायिक हिंदी के उपयोग से जो कार्य पारदर्शिता बनी है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट बनती जा रही है। खासकर जो पैसों से जुड़े जो काम होते हैं, जो पैसों से जुड़े कानूनी मामले होते हैं, जब भी व्यापारिक दस्तावेज जैसे कुछ डील्स होती हैं, कुछ समझौते किए जाते हैं, तो बेसिकली ज़्यादातर जो समझौते होते हैं, वो हिंदी में किए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जब व्यापार होता है, इसमें एक बिलीवनेस, विश्वसनीयता बनी रहे और जो ग्राहक है, जो कर्मचारी है, इसके अंदर जो विश्वास है, वो भी बना रहे। ऐसी वित्तीय रिपोर्ट्स और कानून अनुबंध। फिफ्थ है हमारा सरकारी कार्य और नीतियों में सुविधा। देखो भारत के अंदर सरकारी कार्य हैं, जो नीतियाँ हैं, उसको भी हिंदी में पेश किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें समझ में आ सके और इसका जो महत्व है, ये काफ़ी और बढ़ जाता है। कई सरकारी आदेश जो हैं, जो कुछ नोटिस आते हैं, जो सर्कुलर आते हैं, जो कुछ योजनाएँ आती हैं, वो भी आजकल हिंदी में आने लगी हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सके। लास्ट से सरकारी आदेश और योजनाएँ और आधिकारिक दस्तावेज। जो सरकार की जो योजनाएँ होती हैं, जो नोटिस होते हैं या फिर जो आधिकारिक दस्तावेज होते हैं, वो भी हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में आप ये निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे तीसरे क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो कार्यालय हिंदी होती है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, वो कहाँ-कहाँ यूज़ की जाती है? और इसके साथ-साथ हमें ये भी समझाना है इसमें कि जो एक राजभाषा का अधिनियम है 1976 या फिर जो एक्ट है, इसके अंदर राजभाषा से रिलेटेड क्या-क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, ये हमें समझाना है पहले इस क्वेश्चन। कार्यालय हिंदी का मतलब जो है, वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया ही था। कार्यालय हिंदी अगर सिंपली हम समझने की कोशिश करें, तो वो हिंदी जो आपकी गवर्नमेंट द्वारा यूज़ की जाती है या फिर जो गवर्नमेंट के कामकाज में यूज़ की जाती है, उसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर कार्यालय हिंदी कहते हैं। और इसका जो मेन मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो बेसिकली जो सरकारी कार्य होते हैं, जो सरकारी कामकाज होते हैं, उन्हें एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए किया जाता है। और इस तरह की जो हिंदी होती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, कार्यालय हिंदी होती है, उसके अंदर जो भाषा होती है ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके की यूज़ किया जाती है। मतलब उसमें जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन कामकाजों में, वो काफ़ी स्पष्ट तरीके से लिखे जाते हैं या फिर काफ़ी टफ जो वर्ड होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो संविधान के अंदर जो राजभाषा है, उससे रिलेटेड जो एक्ट है या फिर जो अनुच्छेद है, उनके बारे में हम एक-एक करके पढ़ेंगे। तो देखो संविधान के अंदर ना बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे कानून दिए गए हैं, जो हमारी भाषाओं के लिए, जो हिंदी भाषा है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहला जो एक्ट है, जो अनुच्छेद है, वो आपका अनुच्छेद 343। इसके अंदर हमारी जो हिंदी भाषा है, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर आधिकारिक भाषा के रूप में कहा गया है। देखो जो अनुच्छेद 343 है ना, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हिंदी है, वो भारत संघ यानी कि जो भारत है, उसकी एक आधिकारिक या फिर एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या फिर इसे एक सरकार की भाषा या फिर सरकारी भाषा के रूप में भी
मान्यता दी गई है। ऐसी जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है ना, इसे भी आर्टिकल 343 के अंदर ये दर्जा दिया गया है, या फिर ये चीज कही गई है कि जो इंग्लिश है उसे भी हम सहायक लैंग्वेज या फिर एक हेल्पफुल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करते हैं, जो मतलब हमारे कामकाज में, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कामकाज होते हैं उसमें काफी हेल्पफुल रहेगी। पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी ही है। और जो इंग्लिश का यूज है, जो प्रयोग है, वो तब तक जारी रखा जाएगा जब तक हिंदी जो है वो पूरी तरीके से पूरे भारत में बोलना शुरू नहीं किया जाता। ये आर्टिकल 343 के अंदर दिए गए प्रावधान थे। अब आर्टिकल 344 या फिर अनुच्छेद 344, देखो इसके अंदर ना राजभाषा आयोग का गठन। देखो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये कहा है कि ऐसे आयोग का गठन करना है या फिर एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना है जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाए। मतलब जो हिंदी है उसे पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करे, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी कैसे बोले, या फिर हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे फैलाया जाए, इस चीज के बारे में प्लान करने का जो काम है वो इस कमीशन को या फिर इस आयोग को दिया जाता है। और हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ साथ ये भी कि जो अलग अलग जो और भाषा है, जैसे इंग्लिश है, या फिर जो किसी की रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि कन्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी, ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस है इनके साथ भी एक संतुलन स्थापित, एक बैलेंस बना रहे, ताकि हिंदी का तो प्रचार प्रसार होता ही रहे और साथ साथ ये लैंग्वेजेस भी बनी रहे। ये जो आयोग है, ये जो कमीशन का गठन किया जाता है, ये हर 5 साल में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर हिंदी के प्रचार प्रसार को और बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक पूरी रिपोर्ट बनाता है और उसे गवर्नमेंट के सामने, जो सरकार है उसके सामने प्रस्तुत करता है। अभी अनुच्छेद 351 के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार, कि जो हिंदी का प्रचार प्रसार है, जो हिंदी का प्रमोशन है, हिंदी को जो प्रमोट किया जाता है, वो अनुच्छेद 351 के अंदर इस चीज के बारे में बताया गया है। देखो ये जो अनुच्छेद है ना, केंद्र सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसे ये निर्देश देता है, मतलब उसे ये एक सलाह देता है कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार को करे। और इसे एक राष्ट्र की एकता का मतलब होता है जो पूरा राष्ट्र है, जो पूरा हमारा देश है, उसे उसमें एकता स्थापित करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज किया जाए, ताकि जो साउथ के लोग हैं वो भी हिंदी को समझे, जो नॉर्थ के लोग हैं वो तो हिंदी को समझते ही हैं, या फिर जो अन्य भाषा बोलने लोग हैं वो भी एक ही लैंग्वेज को समझे और के अंदर एक ही लैंग्वेज को लेके एक एकता की भावना बनी रहे। तो जो हिंदी है ना, उसे उच्च शिक्षा, ये जो आपकी 12th के बाद की जो पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन, उसके अंदर भी हिंदी का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो साहित्य है, जो संस्कृति है, या जो और भी अन्य क्षेत्र है ना, उसके अंदर भी लोकप्रियता बनाने के लिए अलग अलग चीजें करनी चाहिए, ताकि जो हिंदी है वो पूरे व्यापक समाज के अंदर प्रचलित हो सके, मतलब जो हिंदी है वो पूरे समाज के अंदर फैलती चली जाए। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वह हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधन 1976 का महत्व। देखो राजभाषा अधिनियम जो 1963 था ना, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो मेन मोटिव हुआ करता था, वो था सरकारी कार्यों में जो हिंदी है उसके प्रयोग को बढ़ाना। और जो 1976 में किए गए संशोधन थे, उसके जरिए इस एक्ट को और मजबूत किया गया। देखो राजभाषा अधिनियम 1963 क्या था, देखो इसमें हिंदी का सरकारी कार्यों में प्रयोग, मतलब इसमें बेसिकली ये बात की गई थी कि जो हिंदी है उसका जो यूज है वो जो गवर्नमेंट के जो कामकाज है उसमें किया जाए, उसमें इसका यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए। जैसे केंद्रीय सरकार का जो कार्यालय होते हैं उसके अंदर हिंदी का यूज किया जाए, जो मंत्रालय होते हैं उसमें भी हिंदी का प्रयोग को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो और भी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट से रिलेटेड जो दस्तावेज होते हैं, जो नोटिस हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं, जो पत्राचार होते हैं, या फिर जो सरकारी आदेश होते हैं, इसके अंदर भी हिंदी का यूज किया जाए। और जो अंग्रेजी थी, इसका यूज एक सहायक लैंग्वेज के रूप में ही किया जाए। मतलब अधिनियम में ये बताने की कोशिश करी, जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, इसका यूज जो सरकार का जो कामकाजी दस्तावेज होते हैं उसमें तभी तक किया जाना चाहिए जब तक हिंदी का प्रयोग पूरी तरीके से स्थापित ना हो जाए। मतलब बेसिकली समझाना चाह रहे हैं कि इंग्लिश को बस इसीलिए यूज किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली पूरे इंडिया में नहीं बोली जा रही है। पर जिस टाइम हिंदी पूरी तरीके से हमारे इंडिया में कम्प्लीटली बोली जाएगी, सभी को समझ में आने लगेगी, तब इंग्लिश का यूज सरकारी कामकाज से, सरकारी गवर्नमेंट जो कामकाज होते हैं उनसे हटा देना चाहिए। अब राजभाषा संशोधन अधिनियम 1976, देखो हिंदी को प्राथमिकता देना, इसके अंदर भी बेसिकली हिंदी को ही प्राथमिकता देने की बात की गई थी। और कार्यालयों में हिंदी का प्रशिक्षण, देखो सरकार ने ये बताने की कोशिश करी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी हिंदी में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और इसे लागू करने के लिए अलग अलग जो विभाग है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग मंत्रालय है, उसके अंदर हिंदी की कार्यशालाओं या प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब जो ट्रेनिंग कैंपेन्स होते हैं, उन सब चीजों को चालू करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार। अब कार्यालय हिंदी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है हम उसे पढ़ते हैं। देखो राजभाषा अधिनियम 1976 के जो अकॉर्डिंग है, कार्यालय हिंदी का जो प्रयोग है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में किया जाता है, बेसिकली ज्यादातर तो केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, मतलब जो सेंट्रल मंत्रालय होते हैं
उनके अंदर हिंदी का यूज, और जो केंद्र के जो सरकारी मंत्रालय होता है ना, जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर हिंदी का जो यूज है वो करना बहुत जरूरी होता है। मतलब वहाँ पे हिंदी का यूज ज्यादातर किया जाता है। ऐसी हिंदी में सरकारी आदेश, जो गवर्नमेंट कोई आदेश जारी करती है, कोई नीति, कोई दस्तावेज, कोई नियमावली, कोई कानून से जुड़े कुछ चीजें जारी करती है, तो उन्हें हिंदी में भी तैयार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा एक वर्ग है, जो विशेष वर्ग है, वो हिंदी ही समझता है। ऐसे केंद्र सरकार के जो आदेश हैं, जो अधिसूचनाएं होती हैं, जो अन्य सरकारी जो भी सरकारी दस्तावेज देते हैं, उनको हिंदी में भी तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राज्य स्तर पर हिंदी का प्रयोग देखो, राज्य स्तर पर जो राज्य के भी जो मंत्रालय होते हैं, उनके अंदर भी हिंदी का यूज बेसिकली ज्यादातर किया जाता है। जो राज्य है, जो स्टेट है, वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सी चीजें, बहुत से कदम उठाता हैगा। ऐसी केंद्र सरकार ने राज्य को प्रेरित किया है कि वे अपने स्थानीय कार्यालयों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करें। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट की गवर्नमेंट को और प्रमोट करती है और मोटिवेट करती है कि अपने कार्यालयों में ज्यादा से ज्यादा हिंदी का यूज करने की कोशिश करे। जबकि इसके साथ साथ जो और भी भाषाएं, जो और किसी की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनका भी सम्मान, उनकी भी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ऐसी उदाहरण के लिए, यदि कोई राज्य तमिलनाडु है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कोई तमिलनाडु जो राज्य है, वहां पर तमिल भाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि जो दोनों भाषा है उनके बीच में बैलेंस बना रहे। स्थानीय भाषाओं का समन्वय, वो स्थानीय भाषा कौन सी होती है? रीजनल लैंग्वेज, जो एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जा रही है, पर्टिकुलर स्टेट में ही बोली जा रही है, उसे हम स्थानीय भाषा के रूप में जान सकते हैं। जैसे साउथ में तो वहाँ पे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये सब भाषा देखने को मिलती है। और नॉर्थ में भी अगर हम देखें तो गुजराती, राजस्थानी, या फिर महाराष्ट्र की मराठी, अलग अलग लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। बट ये कि पर्टिकुलर स्टेट में ही बोली जाती है, पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में नहीं बोली जाती है। तो इन भाषाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ हिंदी को प्रमोट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि ना ही दूसरों की लैंग्वेजेस का अपमान होगा, और उसके साथ साथ हमारी हिंदी को प्रमोट करने में भी कोई हानि नहीं होगी। अब राजभाषा नीति उस पर अमल, देखो भारत सरकार की जो राजभाषा की नीति है, जो नियम है या फिर जो पॉलिसी है, उसमें हिंदी के प्रयोग को ही बढ़ावा दिया जाता है और उसे सरकारी कार्यों में स्थापित करने के लिए बनाई गई है। मतलब जो हिंदी है, उसे सरकार के जो कामकाज है उसमें यूज करने के लिए बेसिकली बनाया गया है। अब ये राजभाषा दिवस और उसका महत्व देखो, हर साल ये 14 सितंबर है ना, इस दिन को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब इस दिन को हिंदी दिवस या फिर राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मेन मोटिव होता है, वो हिंदी के प्रयोग को, हिंदी का जो यूज है, उसे और बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है और पूरे समाज में जागरूकता हिंदी के प्रति फैलाने की कोशिश भी की जाती है। इस दिन जो सरकार के जो कार्यालय होते हैं और जो विभाग होते हैं, इसके अंदर भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हिंदी का प्रयोग, हिंदी का महत्व, हिंदी का इम्पोर्टेंस, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। राजभाषा विभाग देखो, राजभाषा विभाग केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में हिंदी के प्रयोग को स्थापित करने का निरीक्षण करता है। मतलब जो राजभाषा का विभाग होता है, वो बेसिकली जो सेंट्रल के मंत्रालय होते हैं या फिर जो स्टेट के मंत्रालय होते हैं, उनके अंदर हिंदी का यूज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या फिर अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या कारण है, इन सब चीजों का वो निरीक्षण करता है। और जो बेसिकली विभाग होता है राजभाषा का, ये सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनको भी हिंदी में प्रशिक्षित, मतलब हिंदी में ट्रेन करने की कोशिश करता है, ताकि जो कर्मचारी हो हिंदी में अच्छे बन सके। अब निरंतर निगरानी और मूल्यांकन, तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग पर निरंतर निगरानी की जाती है। मतलब मॉनिटर किया जाता है कि जो हिंदी का यूज और गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स है, उनमें यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तो उन चीजों के प्रति सुधार भी किया जाता है। और जब मंत्रालय है, इनके द्वारा तो राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, किनको? एम्प्लॉयज को, उनके जो कार्यालय है उनको, ताकि इससे हिंदी के प्रति जो मोटिवेशन है वो और बढ़ सके। लास्ट में आप निष्कर्ष और कर दीजिएगा, आप प्रमोशन आप कंप्लीट होता है। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो टिप्पणी लेखन है, सिंपली हमें इसका मतलब समझाना और इसके साथ साथ टिप्पणी जिस तरीके से लिखा जाता है उसकी विशेषताओं के बारे में बताना अपने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम टिप्पणी का मतलब क्या होता है या ये क्या होती है, इसका मतलब हम समझते हैं। देखो, टिप्पणी का मतलब सिंपली इंग्लिश में कमेंट है। अगर मैं सिंपली आपको लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, तो आप लोगों ने किसी की वीडियोस देखते हो तो उस पर कमेंट करते हो, ऐसे इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम में रील्स होती है, उन पे आप बहुत से कमेंट करते हो, या फिर यूट्यूब के आप चैनल होते हैं, जैसे आप हमारी ही वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर आप कमेंट करोगे। तो ये जो कमेंट करना होता है ना, यही बेसिकली टिप्पणी होती है। और इसका मतलब जो होता है वो साहित्य में थोड़ा सा और अलग होता चला जाता है। तो ये टिप्पणी है, इसका जो अर्थ है वो हिंदी साहित्य में, भाषा में या फिर व्याकरण में इसका स्थान काफी महत्वपूर्ण होता है। टिप्पणी बेसिकली जैसे आपने कोई कविता देखी, आपने कोई लेख देखा या फिर आपने कोई घटना देखी, उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करे। आप क्या सोचते हो उस चीज के बारे में, आपका क्या मानना है उस चीज के बारे में, आप जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हो, अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हो ना, यही बेसिकली आपकी टिप्पणी कहलाती है। अब ये जो आपके विचार हैं, आपके आलोचनात्मक भी हो सकता है, उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो,
और हो सकता है उसकी तारीफ भी कर रहे हो। तो जैसे भी आपके विचार हैं वो आपकी टिप्पणी कहलाएगी। अब टिप्पणी की जो परिभाषा है व्याकरण की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से एक एक करके हम वो समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था टिप्पणियां बेसिकली आपकी प्रतिक्रिया एक फीडबैक के रूप में भी देखा जा सकता है, जो किसी विचार लेख घटना या प्रसंग के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे कि आप हमारी वीडियोज देख रहे होंगे तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस वीडियो के जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस चीज के बारे में कमेंट करेंगे, कैसा पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज के बारे में बताएंगे। तो यही जो है ना ये आपका कमेंट यहाँ पे आपकी टिप्पणी कहलाएगी। और देखो व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या है, देखो व्याकरण की दृष्टि से इसका मतलब सिंपली ये होता है कि टिप्पणी एक वाक्य या फिर एक पैराग्राफ है जो एक किसी लेख के बारे में, किसी चीज के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपनी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया या अपने विचार व्यक्त करता है, जिसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन मोटिव होता है, वो उस विषय के बारे में गहरी जानकारी या फिर उस व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है उस चीज के बारे में वो बताना होता है। अगर आप साहित्य की दृष्टि से इसकी परिभाषा देखते हैं तो देखो साहित्य में ना टिप्पणी का मतलब जो होता है वो काफी बड़ा, काफी व्यापक हो जाता है। देखो यहाँ पे टिप्पणी का मेन मतलब होता है जैसे कि कोई ग्रंथ देखते हैं, जैसे कि भगवत गीता देखते हैं। जो गीता है वो श्री कृष्ण जी ने सुनाई थी या बोली थी, और उस गीता के ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने, जो बहुत सारे संत हुए, उन्होंने टिप्पणी करी, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखी, मतलब उसके ऊपर एक भाष्य लिखा, अपने नजरिए से उस गीता को, उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद करने की कोशिश की है या फिर उसकी व्याख्या करने की कोशिश उन्होंने की है। तो ये भी एक टिप्पणी ही कहलाती है। इससे होता क्या है, इससे जो उसके अंदर जो संदेश दिया गया, जो मैसेज दिया गया, उसके मीनिंग को समझने में आम लोगों को काफी आसानी, काफी सहायता मिलती है। अब टिप्पणी का स्वरूप कैसा है, टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना इसमें लिखी जाती है। प्रस्तावना के अंदर हम टिप्पणी की शुरुआत में मतलब बेसिकली ये बताने की कोशिश करते हैं कि टिप्पणी किस चीज पे लिख रहे हैं, हमारा विषय क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, इस चीज का परिचय फिर इंट्रो दिया जाता है अपनी प्रस्तावना के अंदर। अब मुख्य विचार, देखो ये जो मुख्य विचार होते हैं टिप्पणी का एक मेन पार्ट होता है या मेन भाग होता है, जिसमें जो लेखक है वो अपने विचार क्या है उस टॉपिक के बारे में, या उसका क्या नजरिया है, या फिर अगर वो आलोचना कर रहा है तो इस चीज को बताने की कोशिश करता है। यहाँ पे लेखक उस विषय के जो विभिन्न पहलू हैं, जिस चीज पे वो टिप्पणी लिखने की कोशिश कर रहा है, उसके जो अलग अलग पहलू हैं, उन सब चीजों को वो दिखाने की कोशिश करता है। उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब दिखाने की कोशिश वो करता है। उसका जो पक्ष है, जो उसका विपक्ष है, इन सब चीजों को वो बताता हैगा। और लास्ट में फिर वो एक निष्कर्ष भी लिखता है। अंत में जो लेखक होता है अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से समापन की ओर करता है, मतलब लास्ट में एक निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखने की बहुत कोशिश करता है। इसमें मतलब वो आखिरी में क्या सोचता है, क्या समझता है उस चीज के बारे में, और ये जो निष्कर्ष है वो पाठक को अंतिम दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे वो उस विषय के बारे में काफी अच्छे से समझ सकता है और अंत में अपना निर्णय ले सकता है। अब टिप्पणी लेखन की जो कला है, जिस तरीके से टिप्पणी लिखी जाती है, इसकी विशेषता क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है ना वो इसकी संक्षिप्तता। अब संक्षिप्तता क्या होती है, देखो टिप्पणी में लेखन में संक्षिप्तता का मतलब होता है बेसिकली वो ये होता है कि जो कम से कम शब्दों में, मतलब ज्यादा कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना आपको, कम से कम शब्दों में अपने विचारों को बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बताने की कोशिश करना। टिप्पणी में जो कोई भी वाक्य होता है, कोई भी शब्द, इसलिए नहीं होना चाहिए कि बेमतलब के कुछ भी यूज करे जा रहे हैं, कुछ भी वर्ड का यूज किए जा रहे हैं, बल्कि आपके जो हर एक वर्ड का यूज किया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ सही मीनिंग उस टॉपिक से रिलेटेड होना ही चाहिए। और जो संक्षिप्तता होती है, इसकी जो मेन विशेषता होती है वो यही होती है कि ये बिना किसी लंबे विस्तार के जरूरी बिंदु को सामने लाती है। मतलब इसमें आपको कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली कम से कम शब्दों में, कम से कम वर्डों में एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता स्पष्टता और सटीकता। अब स्पष्टता और सटीकता क्या, देखो टिप्पणी लेखन में जो विचारों की स्पष्टता होती है ना वो काफी जरूरी होती है। इसमें जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, उसे अपने विचारों को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करनी चाहिए हो, क्योंकि जो पाठक है जो उस चीज को पढ़ेंगे उन्हें किसी भी तरीके को कोई भ्रम ना हो, कोई गलतफहमी या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। यदि लेखक ने या फिर जो राइटर उसने कोई ऐसे शब्दों का यूज कर दिया हो जो पाठक है उन्हें समझ में ही ना आए, जो ऑडियंस है उन्हें समझ में ही ना आए, तो इससे जिस विषय पर टिप्पणी लिखी गई है उसे समझने में काफी कठिनाई, काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और सटीकता का यहाँ पर मतलब सिंपली यही है कि जो लेखक है उसे अपने विचारों को सही तरीके से एक वेल मैनेज तरीके से दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड है आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है, देखो टिप्पणी लेखन के अंदर ना हमें बेसिकली आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें यही नहीं कि बस उस टॉपिक के बारे में उसकी अच्छाई करना, उसकी कमियां क्या है ये भी गिनवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है टिप्पणी लेखन के अंदर। इसके अंदर केवल हमें एक ही पक्ष अपन, एक ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव चीजें जो है इस टॉपिक की वही चीज बतानी है, उसके साथ साथ उसके अंदर पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना होता है इसके अंदर। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, आप ही हैं, आपने अभी बुक पढ़ी और ऐसा कहा जाता है कि आप उस बुक
के ऊपर एक टिप्पणी लिखे, मतलब उस बुक के अंदर जो भी चीजें बताई गई हैं उस पे आपके क्या विचार है, इस चीज को लिखने की कोशिश करें। तो ये नहीं कि आप उसी बुक के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं सिर्फ वही वही लिखते चले जाए, नहीं, उसके अंदर क्या गलत है, क्या खराब चीजें हैं, उन सब चीजों को बताने की कोशिश करनी चाहिए आपको। और क्या हमारा साक्ष्यों और उदाहरणों का उपयोग, देखो टिप्पणी लेखन में विचारों को अच्छा करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ना, कोई साक्ष्य, कुछ एग्जाम्पल्स, इन सब चीजों का भी यूज करना सही है। जो उदाहरण है, जो आपके फैक्ट है, इससे क्या होता है, जो लेखक की जो आलोचना है या जो राय है उस पर लोगों को काफी विश्वास बनता है। यदि लेखक जो है किसी स्पेसिफिक विचार पे या किसी विशेष टॉपिक पर टिप्पणी करता है तो उसे अपने विचारों को अंदर एक प्रूफ करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो अपनी बात कह रहा है उस टॉपिक के बारे में क्या वो सही है। तो उसके लिए से कुछ प्रूफ, कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर उसके जो टॉपिक्स के ऊपर उसकी जो चीजें हैं वो अगर फैक्चुअल नहीं होंगी तो उससे क्या, वो जो पाठक होंगे, जो ऑडियंस होंगे, जो उससे पढ़ेगी, वो उन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं करेगी। तो इसलिए अपने लेखक को अपने विचारों को मजबूत करने के लिए उनके अंदर अपने एग्जाम्पल्स, कुछ साक्ष्य, कुछ प्रूफ देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिफ्थ हमारा विषय की गहरी समझ। तो वो टिप्पणी लिखने से पहले ना सबसे एक इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे वो आप लिख रहे हैं टिप्पणी, उस विषय की आपको जानकारी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगी उस टॉपिक के बारे में तो आप उस टॉपिक पे लिख ही नहीं पाओगे ढंग से। तो इसलिए आपको उस विषय की, उस टॉपिक की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। सिक्स्थ है हमारा लेखन की संरचना। देखो लेखन की संरचना मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी। परिचय होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक मुख्य विषय होता है जिसमें मेन बॉडी जो लिखते हैं, जो मेन चीज के बारे में उसमें लिखते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर दिया जाता है। ये आपकी टिप्पणी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब सेवेंथ है हमारा स्वतंत्रता और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। देखो स्वतंत्रता मतलब आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है, इसके अंदर आपको कुछ भी लिखने की, उस टॉपिक के बारे में, उस चीज के बारे में आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है अपने विचार, अपने राय व्यक्त करने की। और जो आपके विचार है वो आपके व्यक्तिगत है, पर्सनल विचार है, आप क्या उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं। लास्ट है हमारा प्रभावी भाषा का उपयोग। प्रभावी भाषा इफेक्टिव लैंग्वेज, वो लैंग्वेज होती है जो बेसिकली उस समाज में या जहाँ पे आप रह, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बोली जा रही है, ताकि जो आपके विचार है, जो आपकी टिप्पणी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। और इसके अंदर आपको सरल और स्पष्ट और प्रभावी भाषा का यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जटिल लैंग्वेज या फिर ऐसी भाषा का यूज करते हैं जो लोगों को समझ भी नहीं आते, और ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो वर्ड आम लोगों को समझ भी नहीं आते, तो इससे क्या होगा, जो आपकी टिप्पणी होगी ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समझ भी नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा, आपके विचार, जो आपके व्यक्तिगत विचार है, वो कम लोगों तक ही सीमित रह जाएगी। लास्ट में आप निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है जो प्रारूपण की लेखन की जो विधि होती है, मतलब जो प्रारूपण किया जाता है, प्रारूपण या फिर फॉर्मेटिंग जिसे हम कहते हैं, ये जो किया जाता है, इसका लेखन विधि के अंदर कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं, ये हमें समझाना है अपने इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमें प्रारूपण का मतलब समझना होगा। देखो प्रारूपण का मतलब होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या, जैसे मैंने एक आपके लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो इसे एक मैंने फॉर्मेट से इसके अंदर एक फॉर्मेटिंग कर रखी है। मतलब सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे एक ये हेडिंग लिख रखी है, हेडिंग के नीचे फिर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, कुछ पैराग्राफ लिख रखे हैं, उसके नीचे फिर मैंने और सब पॉइंट लिख रखे होंगे। तो एक फॉर्मेट वाइज मैंने चीजें तैयार कर रखी है इस नोट्स के अंदर। तो इसे ही प्रारूपण या कि फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। कि प्रारूपण होता है वह किसी दस्तावेज, किसी पत्र, किसी लेख, किसी रिपोर्ट या किसी अन्य जो भी लिखित सामग्री होती है उसे एक व्यवस्थित तरीके से तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि ये जो हमारा लेख है, जो हमारा दस्तावेज है, वो और भी अट्रैक्टिव लग सके। जैसे कि फॉन्ट होते हैं, मार्जिन होता है, स्पेसिंग होती है, हेडिंग्स होती है। जैसे फॉन्ट क्या है, जैसे कि मैंने ये जो चीज लिखी है इससे एक फॉन्ट होता है, किस तरीके की लिखी, सिंपल फॉन्ट है, और अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स आते हैं। मार्जिन मतलब ये जो इनके बीच में स्पेस है, इसका गैप कितना होना चाहिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक का गैप है, ये सब मार्जिन होता है। स्पेसिंग, हेडिंग्स क्या, ये जो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, ये हेडिंग्स हो गई, ठीक है। या फिर जो लेआउट होती है, ये सब तैयार किसमें किया जाता है, फॉर्मेटिंग के अंदर। जो प्रारूपण होता है, जो फॉर्मेटिंग होती है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो लिखित सामग्री जो होती है उसे एक स्पष्ट तरीके से, मतलब सही तरीके से दिखाना, उसे एक व्यवस्थित तरीके से क्रम वाइज, एक सीक्वेंस वाइज दिखाने की कोशिश किया जाना होता है, ताकि जो इसे पढ़ेगा उसे ये सब चीजें अच्छी लगे, अब पढ़ने में उसे काफी आसानी हो सके। अगर मैं इसे ऊपर नीचे कर दूं, कोई हेडिंग ना दूं, कोई बुलेट पॉइंट्स ना दूं, तो इससे क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ, और लोगों को समझने में इसमें काफी दिक्कत हो सकती है। तो देखो प्रारूपण का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, को मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है। प्रारूपण के अंदर किन किन चीजों को ध्यान रखा जाता है, जैसे फॉन्ट साइज, मार्जिन और पैराग्राफ स्पेसिंग, हेडिंग और सब हेडिंग, संपादन और पृष्ठक्रम, ठीक है। ये सब चीजें प्रारूपण के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब जो प्रारूपण की जो लेखन की जो विधि है, इसके मुख्य अंग क्या है, इन्हें हम पढ़ते हैं। देखो जो प्रारूपण लेखन है ना, वो बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने फैक्ट को, अपने तर्कों को या फिर अपने तथ्यों को
एक संगठित रूप से, संगठित मतलब एक फॉर्मेट के रूप में, मतलब एक सही तरीके से तैयार करने की जो कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा कुछ पहले एक हेडिंग आ जाएगी, इसके नीचे हमने बहुत से कुछ अच्छे-अच्छे शब्द लिख दिए, उसके नीचे फिर एक कंक्लूजन आ जाएगा। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट वाइज़ तैयार करने की कोशिश हम इसमें करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे विचार हैं, वो काफ़ी स्पष्ट तरीके से और काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से लोगों के सामने पहुँचते हैं। तो प्रारूप तैयार करने का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो विचारों को संनिश्चित करना, मतलब जो हमारे विचार हैं, उसे सही तरीके से इकट्ठा करना और लेख को, जो हमारा लेख लिखा गया है या फिर जो भी हम ये चीज़ लिखी है, उसको अंतिम रूप से एक अच्छी गुणवत्ता के रूप में दिखाने की कोशिश करना। अब इसके अंदर कुछ मुख्य अंग जो होते हैं, वो ये होते हैं, हम एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, विषय का चयन करना। देखो, प्रारूपण लेखन की जो विधि है ना, उसको शुरुआत करने से पहले एक हमें टॉपिक की ज़रूरत होती है, मतलब किस टॉपिक पे हमें लिखना है। तो एक टॉपिक का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है प्रारूपण करने के लिए या फिर फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो क्या, जब तक हमें हमारा कोई विषय नहीं होगा, कोई टॉपिक ही नहीं होगा जिसका हमें फॉर्मेटिंग करनी है, कोई प्रारूपण करना है, तो हम कैसे प्रारूपण कर पाएँगे? तो इसलिए विषय का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर होता है। और जो राइटर है, जो लेखक है ना, उसे इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो कोई बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा विषय नहीं होना चाहिए या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में यदि जो लेख है, जिस टॉपिक को हम लिख रहे हैं, वो है जलवायु परिवर्तन। तो ये एक व्यापक विषय है, जिसके अंदर जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव, समाधान, इन सब चीज़ों पे जो है चर्चा की जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जलवायु परिवर्तन जो हमारी हेडिंग तैयार करेंगे। उसके बाद एक हमारा जो मेन विषय है, उस चीज़ को तैयार करेंगे। उसके अलावा उसके जो कारण है, उन चीज़ों को बताएँगे, उसके प्रभाव को बताएँगे, उसके समाधान को बताएँगे। तो इस तरीके से हमारी जो फॉर्मेटिंग है, जो प्रारूपण है, इस चीज़ को हम तैयार करेंगे। सेकंड है हमारा विचारों की योजना। अबे विचारों की योजना क्या? देखो, एक बार विषय का पहले हमें ये चूज़ कर लिया कि हमारा टॉपिक क्या है, हमें किस टॉपिक के ऊपर लिखना है। तो उसके बाद क्या होता है ना, जो लेखक है, जो राइटर है, उसे ये चीज़ भी सोचना पड़ता है कि उसको उस टॉपिक के बारे में क्या-क्या चीज़ें बतानी है, क्या उसके विचार हैं उस टॉपिक के बारे में। तो ये चीज़ भी ना उसे काफ़ी सोच समझ कर इसके अंदर लिखनी होती है। क्योंकि ऐसे लेख के अंदर ना, जो लेखक होता है, वो अपने विचारों को एक तार्किक रूप से, मतलब एक फैक्चुअल तरीके से प्रस्तुत या दिखाने की कोशिश करता है। लेखक को इस समय ये भी निर्धारित करना होता है ना कि किस बिंदु को पहले बताएँ, मतलब किस टॉपिक, किस चीज़ के बारे में पहले बताएँ, फिर किस चीज़ के बारे में बाद में बताएँ और किस चीज़ के बारे में लास्ट में बताएँ। ये सब भी जो राइटर होता है, उसे पहले ही सोच के चलना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर हमने लेख लिखा, तो इसमें लेखक को सबसे पहले इसके कारण क्या है जलवायु परिवर्तन के, फिर इसके क्या प्रभाव हो, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर और अंत में इसके क्या सॉल्यूशंस है, क्या समाधान है, ये बताने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से एक फॉर्मेट वाइज़ उसे लिखने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड हमारा मुख्य बिंदुओं का चयन। देखो, लेख के अंदर ना मोस्टली हमें सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उन चीज़ को ही बताने की कोशिश करनी चाहिए। लेख का जो प्रत्येक बिंदु है, वो पाठक के लिए ज्ञानवर्धक, मतलब जो हमने लेख लिखा है, जो भी हमने टॉपिक लिखा है, उसका जो भी बिंदु है, वो लेखक के ज्ञान में वृद्धि करता हो, ना कि कुछ भी फालतू की इन्फॉर्मेशन उसमें दी जा रही हो। इन बिंदुओं का जो चयन करते समय, मतलब जो हमारा लेखक है, उसे ये भी सोचना समझना चाहिए कि जो भी वो बिंदु सेलेक्ट कर रहा है, जिन बिंदु के ऊपर वो दिख रहा है, वो उस टॉपिक के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देते हो, ना कि कोई बाहरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में, जो जलवायु परिवर्तन पे लेख का जो मुख्य बिंदु हो सकते हैं, वो कारण हो सकता है, इसका प्रभाव हो सकता है, उसका समाधान हो सकता है, या फिर सरकार उसके ऊपर क्या प्रयास करती है, या फिर व्यक्तिगत उस पर क्या प्रयास किए जाते हैं, ये जो है मेन बिंदु हो सकते हैं एक जलवायु परिवर्तन के लेखन पर। फोर्थ हमारे सहायक बिंदु का चयन। अभी सहायक बिंदु क्या होते थे, वो प्रत्येक मुख्य बिंदु के साथ ना कुछ, जैसे आपने कुछ हेडिंग देखी होगी, तो उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होती है। जैसे कि मैंने ये एक हेडिंग लिख रखी है, इसके अंदर क्या आती है, एक सब हेडिंग, जैसे कि मैंने ये लिख रखी है। तो एक जब मैं बिंदु लिख रखी है, कारण लिख रखी है, तो इसके अंदर कुछ और सब हेडिंग या फिर कुछ और सहायक बिंदु को जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में जलवायु परिवर्तन के जो कारण है बिंदु के तहत हमने लेखक के जो सहायक बिंदु के रूप में क्या बता सकते हैं, CO2 उत्सर्जन, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, ये सब हम उसके कारण के अंदर बता सकते हैं, यानी कि सब हेडिंग के अंदर आ सकते हैं ये सब चीजें। फिफ्थ है हमारा अब धारा का निर्धारण। अब ये धारा का निर्धारण कैसे, देखो, प्रारूपण जो होता है उसके दौरान ये भी महत्वपूर्ण होता है ना कि विचारों को एक तार्किक रूप से, मतलब एक फैक्चुअल तरीके से दिखाने की कोशिश की जाए, ताकि जो ऑडियंस होगी, जो उसको पढ़ेंगे, उन्हें ये सब चीजें सही लगे, पढ़ने में आसानी हो, उन्हें ये नहीं लगे कि कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है, बल्कि यही लगे कि ये सब चीजें बताई जा रही है काफी तार्किक है, काफी फैक्चुअल है। जिन विचारों का प्रभाव हो रहा है उसमें, जो चीजें विचार राइटर अपने बताने की कोशिश कर रहा है, वो प्रारंभ से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक एक जैसे ही बने रहने चाहिए। इसमें लेखक को यह भी सोचने की आवश्यकता होती है कि कौन से विचार पहले आएगा, कौन से विचार बाद में आएंगी, किस चीज को उसे पहले बताना है, किस चीज को बाद में बताना है, ये सब इसे सोचने की बहुत जरूरत होती है। वैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिक्स्थ है हमारा प्रारंभ और समापन। देखो, प्रारंभ क्या, देखो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन में लेखक को
अपने टॉपिक के बारे में बताना है। जैसे एग्जाम्पल है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या, मतलब जो जलवायु परिवर्तन है ना, वो केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर है। पूरे संपूर्ण देश की, संपूर्ण विश्व की समस्या ये है, जो हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे समाज को काफी प्रभावित कर रही है। तो इस लेख में हम इसके कारण, प्रभाव और समाधान पर विचार करेंगे। ऐसे समापन में मैंने एग्जाम्पल आप लिखा है कि हमारे सामूहिक प्रयास से ही जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही नहीं, बल्कि अगर सभी मिलके कुछ अपने प्रयास करेंगे, कुछ अपने कदम उठाएंगे इस चीज को लेकर, तो ही ये जो जलवायु परिवर्तन है इसे रोका जा सकता है। समीक्षा और संशोधन, देखो प्रारूप तैयार करने के बाद ना लेखक को अपने प्रारूप को पढ़कर उसमें सुधार करने की भी आवश्यकता होती है। मतलब जो उन्हें तैयार, जो उन्हें, जैसे मैंने ये चीजें बना रखी है, हम इस चीज को मुझे पढ़ के एक बार दोबारा से रीचेक करने की भी जरूरत होती है कि मैंने जो सब चीजें लिखी है, जिस तरीके से फॉर्मेटिंग करी है, इसमें कुछ समस्या तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं है। तो इससे क्या होगा, उसमें कुछ गलती होगी तो उसे दोबारा से सुधारा जा सकता है। इसमें लेखक अपने विचारों को, अपनी जो उसने संरचना तैयारी, जो स्ट्रक्चर तैयार किया, जिस तरीके से उन्होंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, कि इसमें जो जिस लैंग्वेज इसका यूज कर रखा है, इस सबको एक बार रीचेक करना चाहिए। कहीं यदि कोई जो वर्ड है जो गलत लिख दिया गया है, जिसका मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन सब चीजों को इसमें ठीक करते रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, यदि किसी बिंदु में शब्दों का चयन सही नहीं है, तो उसे बदलकर अधिक उपयुक्त शब्द का यूज किया जाना चाहिए। मतलब जो किसी टॉपिक का मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर रखा है जो उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, तो मेरे को उन सब चीजों में इसमें काफी चेंजेस करने चाहिए। आज का पॉइंट हमारा भाषा और शैली। देखो प्रारूप की जो भाषा होती है ना, या फिर जो भाषा की शैली होती है, उसका चयन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेखक को ये भी निर्धारण करना चाहिए कि उसकी जो भाषा होगी, जिस लैंग्वेज में वो प्रारूपण तैयार करेगा, उसकी भाषा काफी सरल हो, काफी स्पष्ट और काफी इफेक्टिव हो। लेख की जो शैली है, जिस तरीके से वो लेख लिखेगा अपना, वो भी काफी सही हो। सामान्य रूप से जो शैली का चुनाव लेख की जानकारी उद्देश्य के रूप में किया जाता है। मतलब जो बेसिकली जो जिस तरीके से उसे लिखना है, उसका जो चुनाव होता है, वो बेसिकली इस रूप से किया जाता है कि उसे किस टॉपिक के ऊपर लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में जलवायु परिवर्तन पर लिखते समय भाषा को वैज्ञानिक और तथ्यों से भरपूर होना चाहिए। मतलब अगर हमें जलवायु परिवर्तन के ऊपर कोई टॉपिक के ऊपर प्रयोग तैयार करना है, तो हमें बेसिकली अपने उस डाटा में, उस लेख के अंदर फैक्शन चीजों के ऊपर ज्यादा बात करनी होगी। अब प्रारूपण की लेखन की विधि का महत्व, तो महत्व मैंने लिखा है यहाँ पे, वो काफी स्पष्ट होना चाहिए। संवेदन मतलब यहाँ जो लेख है उसे काफी तार्किक रूप से, काफी फैक्चुअल रूप से संगठित करने में मदद मिलती है। ऐसी समय की बचत, देखो प्रारूप तैयार करने में लेखन में समय की बचत होती है, क्योंकि लेखक को केवल मुख्य बिंदु, जो मेन पॉइंट्स है, उन पर अपनी बात रखने की कोशिश करनी होती है। विश्वसनीयता, देखो विचारों के आधार पर जो सहायक बिंदु है, उनका समावेश लेख की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिससे पाठक जो है उस लेख के प्रति जो अत्यधिक अपना विश्वास है वो और बढ़ाते हैं। लास्ट में आप निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका सोचा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रतिवेदन का क्या मतलब होता है। तो प्रतिवेदन का सिंपली जो मीनिंग है वो एक रिपोर्ट का मतलब आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है ना, जिसके अंदर किसी विशेष घटना के बारे में, किसी विशेष कार्य के बारे में, या फिर किसी विशेष समस्या के बारे में जानकारी दी जाती है, और उसके साथ साथ उन समस्याओं का सोल्यूशन भी इसके अंदर दिया जाता है। जो दस्तावेज है ना, इसको जो तैयार किया जाता है बेसिकली इस मोटिव से किया जाता है, ताकि किसी समस्या के ऊपर उसके समाधान के बारे में जानने के लिए, या कोई काम चल रहा है तो उसका वो काम किस प्रगति पे है, मतलब कितना वो काम कंप्लीट हो चुका है, इस चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। तो आपको एग्जांपल के जरिए एक प्रतिवेदन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके स्कूल के अंदर मान लेते हैं एक रिपोर्ट तैयार की जानी है ऐसे बच्चों की जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं, और एक ऐसा सेक्शन है जो काफी पढ़ने में कमजोर है। तो ऐसे बच्चों को अलग करना है जो काफी पढ़ने में अच्छा है, और ऐसे बच्चों को अलग करना है जो पढ़ने में काफी कमजोर है। तो इस चीज के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, आपके स्कूल में जाया जाएगा, स्कूल में जाके बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे, और जो अच्छे पढ़ने में अच्छे होंगे उनके नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें एक अलग सेक्शन में ए में डाला जाएगा, और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होंगे उन्हें बी सेक्शन में डाला जाएगा। तो ये बच्चे पढ़ने में जो कमजोर है, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो सब चीजें जो रिपोर्ट तैयार की गई है इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाएगा। ये जो प्रतिवेदन होता है ना, ये तथ्यों पर, फैक्चुअल चीजों पर, आंकड़ों पर, घटनाओं पर, इन सब चीजों को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके तैयार किया जाता है, जिससे जो पाठक हैं जो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे उन्हें उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में एक सही जानकारी, एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो एक एक करके सारे पॉइंट सब पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है निर्णय लेने में मदद करना। अब प्रतिवेदन निर्णय लेने में मदद कैसे करता है, देखो अगर एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लेते हैं कंपनी है, ये कंपनी किसी दूसरे स्टेट में और अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है, ठीक है। तो इसे किसी दूसरे स्टेट में अपनी
फैक्ट्री खोलने से पहले इसे अपनी वर्तमान कंडीशन क्या है इस कंपनी की, ये सब देखना पड़ेगा कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस कंपनी की, इस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, या फिर अगर वो उनसे स्टेक में बोलेगी तो वहां पे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहां पे जमीन कैसे खरीदी जाएगी, या फिर फैक्ट्री कैसे वहां पे स्थापित की जाएगी, कैसे लगाई जाएगी। इन सब चीजों के लिए उसे पहले एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे ये सब चीजें की जा सकती है, कैसे दूसरी कंपनी हम खोल सकते हैं। तो इसके लिए पहले उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो इस रिपोर्ट के अंदर उस कंपनी की पूरी कंडीशन क्या है, वो दूसरे स्टेज में कंपनी कैसे खोल सकती है, इन सब चीजों के बारे में पूरा डेटा, पूरा एनालिसिस करके दिखाया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो कंपनी खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं दूसरे स्टेट में, इसके निर्णय लेने में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। ये मैंने आप पे एग्जाम्पल भी लिख रखा है। अब सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंस है वह कार्य की निगरानी और समीक्षा करना। देखो इसे भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि एक सरकारी कार्यक्रम है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। अब इस स्वच्छ भारत अभियान जो काफी लंबे समय से चलाया जा रहा है, अब किसी गवर्नमेंट ने कहा कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाए, जो हमारा अभियान चलाया गया था ये कितना वर्क में है, कितना इसका फायदा हुआ है हमें, या फिर क्या चीजें चल रही है, इस चीज के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इससे क्या होगा, जब इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर कि ये जो हमने मिशन चलाया था इससे हमें क्या क्या फायदे देखने को मिले, क्या क्या चीजें हुई हैं, अरे आज भी वर्क में है या नहीं, इसके ऊपर अपनी निगरानी रख सकते हैं। और कितने हिस्सों में सफाई जो है उसकी स्थिति में अब सुधार आया है या नहीं आया है, इसके आधार पर हम अगर इससे फायदे हुए हैं तो हम इसे और प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा साक्ष्य आधारित जानकारी और विश्लेषण। तो जो हमारा प्रतिवेदन होता है ना, वो तथ्य पर, वो फैक्चुअल चीजों पर, आंकड़ों पर, जो डाटा होता है उन सब चीजों पर बेसिकली बेस्ड होता है, उन सब चीजों पर आधारित होता है। इससे क्या होता है ना, जो लोगों में इस रिपोर्ट्स के प्रति जो एक विश्वास है वो बनती है। यह जो शोधकर्ता होते हैं, जो नीति निर्धारक होते हैं, या फिर जो अन्य निर्णय कर्ता होते हैं, उनके लिए भी काफी भरोसेमंद हो जाता है, जिससे वे किसी भी समस्या स्थिति को गहन विश्लेषण कर सकते हैं और इसके द्वारा प्रस्तुत तथ्य न केवल वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हैं बल्कि जो भविष्य की जो दिशा है उसे भी काफी प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है कि यदि एक जो पर्यावरण प्रतिवेदन है, मतलब जो पर्यावरण के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है प्रदूषण के स्तर को लेकर, कि प्रदूषण का स्तर क्या है इस चीज को लेकर और इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव है, तो इससे क्या होगा ना कि जो पर्यावरण को लेकर जो नीतियां हैं उन चीजों में सुधार करने के लिए और पर्यावरण का जो सुरक्षा है उन सब चीजों को बढ़ाने में हमें सहायता मिल सकती है। हमें जब पता लगेगा कि प्रदूषण का स्तर कैसा है, प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है, तो जो गवर्नमेंट है वो और पॉलिसीज और नीतियां जो है पर्यावरण को लेकर बनाएगी। फोर्थ है हमारा प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता। देखो जो एक प्रतिवेदन होता है ना, वो पारदर्शिता बनाए रखने में काफी मदद करता है, काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो सरकारी या फिर जो सार्वजनिक संगठन में बेसिकली इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो संगठन होते हैं, जो सार्वजनिक संगठन होते हैं, जो सरकारी संगठन होते हैं, उनमें काम जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है, कितना संसाधन उपयोग में किया गया है और उनकी क्या उपलब्धियां हमें देखने को मिली है और क्या समस्याएं सामने आई है। जब जानकारी पारदर्शी हो जाती है, मतलब जो आम लोग हैं वो भी इन जानकारी को, इन इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं, इससे क्या होता है, जो संगठन के प्रति जो हमारा विश्वास है, वीवनेस है, वो काफी बढ़ती है। उससे जनता में सकारात्मक छवि बनती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक सरकारी विभाग का जो प्रतिवेदन, एक जो रिपोर्ट है, वो जनता को यह बताता है कि बजट का उपयोग किस प्रकार से किया गया, कितने लोगों को लाभ और क्या परिणाम हुआ। फिक्स पॉइंट हमारा सुधार और सुधारात्मक उपाय। देखो प्रतिवेदन में जब हम समस्याओं को देखते हैं कि इन्हीं समस्याओं के बारे में एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, तो उसके साथ साथ ना उन समस्याओं का जो समाधान है वो सब चीजें भी इस प्रतिवेदन के अंदर ही बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक शैक्षिक संस्था है, मतलब एक एजुकेशनल संस्था है, इसके अंदर प्रतिवेदन में यह बताया जा सकता है कि छात्र सफलता दर में गिरावट करी। मतलब मान लेते हैं एक स्कूल में सभी बच्चों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उनकी पढ़ाई को लेकर, उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे छात्र जो है वो पढ़ाई में गिरते जा रहे हैं, मतलब उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसे में जो प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसके अंदर बेसिकली यही बताया जाएगा कि वो छात्र पढ़ाई में क्यों गिरते जा रहे हैं, क्यों कमजोर होते जा रहे हैं, उसके क्या रीजन है, उसके साथ साथ उसके सुधार कैसे किए जा सकते हैं, उनकी पढ़ाई में कैसे सुधार किए जा सकते हैं, वो भी इसमें बताया जाएगा। सिक्स्थ हमारा कानूनी और प्रशासनिक साक्ष्य के, तो प्रतिवेदन को कानूनी संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह किसी छोटी से छोटी घटना या किसी कार्य की विविधता रिकॉर्डिंग होती है। इसे भविष्य परिवार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब मान लेते हैं जो जैसे आज के टाइम में जो अदालतें होती है, कोर्ट होते हैं, वो भी किसी विशेष घटना पे, किसी विशेष समस्या पे प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह देते हैं और उस रिपोर्ट को, उस प्रतिवेदन को कोर्ट में एज अ प्रूफ भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी दुर्घटना का या किसी अपराध के बारे में तैयार किया गया प्रतिवेदन जो है वो अदालत में एक महत्वपूर्ण प्रूफ के तौर पे भी काम किया जा सकता है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा शोध
और विकास में सहायक। देखो शोध कार्य में प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि जब शोधकर्ता होता है किसी टॉपिक पर काम करता है तो वे अपने निष्कर्षों को, उसके जो कंक्लूजन्स हैं, जो उसके रिजल्ट हैं, जो परिणाम है, उनको दिखाने के लिए प्रतिवेदन तैयार करता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता रखा है कि चिकित्सा शोध, मतलब जो चिकित्सा शोध होता है उसके अंदर प्रतिवेदन जो तैयार किया जाता है वो बेसिकली उसमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि इलाज या दवा के परिणाम क्या है, किसी मेडिसिन का या किसी दवाई का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या परिणाम आते हैं, और वैज्ञानिकों को नए इलाज के तरीके विकसित करने में हेल्प या फिर सहायता मिलती है। 8वां पॉइंट है हमारा संचार और सहयोग। तो प्रतिवेदन में ना टीमों, विभागों और संगठनों के बीच संचार और सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। ये जो विभिन्न समूह के बीच सूचना का आदान प्रदान करने की भी एक कोशिश करता है, क्योंकि अलग अलग जो टीमें हैं, जो विभाग हैं, उन्हें बेसिकली एक ही मोटिव, एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट करना होता है। उदाहरण के लिए एक अंतर प्रशासनिक कार्यबल द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन जिसमें विभिन्न विभागों की जानकारी शामिल होती है तो संचार को सुसंगत और स्पष्ट बनाने की कोशिश करती है। लास्ट में आप निष्कर्ष और पर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे 7वें क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके अंदर भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें क्या क्या अधिकार, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। देखिए सूचना का अधिकार जिसे हम इंग्लिश में राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर RTI भी कहते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट हमें क्या क्या अधिकार देती है इस चीज के बारे में बताना है अपने इस क्वेश्चन में। देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ये बेसिकली हमें एक ऐसे अधिकार देती है जिसके जरिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से या फिर अन्य जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, मान लेते हैं एनसीईआरटी की कोई बुक्स है हिस्ट्री की, उस हिस्ट्री की बुक्स में कोई इंफॉर्मेशन दी गई कोई हिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम RTI के जरिए, सूचना के अधिकार के अधिनियम के जरिए एनसीईआरटी से हम ये पूछ सकते हैं कि आपने ये जो हिस्ट्री इसके अंदर बताई है, इसके अंदर जो आपने डाटा दिया है, वो आपने कहाँ से उठाया, कहाँ से ये चीजें ली है और ये कितनी हद तक सही है। इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी जो है एनसीईआरटी से मांग सकते हैं। देखो ये जो एक्ट आया, ये सूचना का अधिकार एक्ट आया, इसको जो मेन मोटिव था, जो मेन उद्देश्य था, वो सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जो सरकार जो एक्ट लाती है, जो नियम लाती है, जो कायदे कानून लाती है, उसके प्रति पारदर्शिता बनी रहे। उसके साथ साथ सरकार का उत्तरदायित्व ये भी बढ़ाना, इन सब चीजों के प्रति एक्ट जो है लाया गया था, जिससे जो भ्रष्टाचार है, ये जो गलत शासन है, ये सब चीजें कम होती चली है। देखो सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंदर भारत के जो नागरिक है उन्हें क्या क्या अधिकार मिलते हैं, क्या क्या राइट्स मिलते हैं, इन चीजों का हम एक एक करके पढ़ते थे। सबसे पहला जो अधिकार मिलता है वो हमारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार। मैंने आपको बताया कि आप इसके जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट या फिर अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें आपको गवर्नमेंट से किसी अधिनियम के, किसी कानून के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप RTI फाइल कर सकते हैं, और उसके जरिए गवर्नमेंट को जरूरी होता है उस RTI का रिप्लाई करना। मतलब जो चीजें आपने इस RTI में पूछी है उनका रिप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला जैसा पॉइंट है वो सूचना की परिभाषा। देखो सूचना का मतलब क्या होता है। देखो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना, इसमें सूचना को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें सूचना का जो मतलब है वो समझने की कोशिश की गई है। इसमें किसी प्रकार के दस्तावेज या कोई रिकॉर्ड है, संचार रिपोर्ट, नोट्स, मसलन ईमेल, फोटोग्राफ या किसी अन्य रूप से उपलब्ध जानकारी शामिल होती है, जिस सार्वजनिक प्राधिकरण के पास होती है। मतलब इसके अंदर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो जनता को या फिर आम लोगों तक, सामान्य लोगों में दिखाई जा सकती है। तो सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, जो किसी भारतीय नागरिकों को अपने राज्य या केंद्र सरकार के विभाग, जो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं या फिर जो सार्वजनिक कार्यालय होते हैं या फिर अन्य किसी सरकारी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वो कुछ भी उस इंफॉर्मेशन पूछ सकती है, और यदि कोई व्यक्ति कोई जानकारी चाहिए तो वो उस संस्था के खिलाफ RTI फाइल कर सकता है, फिर RTI का आवेदन या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का आवेदन कर सकता है, और उसके जरिए किसी भी सरकारी कार्यालय से वो जानकारी किसी भी टॉपिक के ऊपर मांग सकता है। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। देखो सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाता है, मतलब आप RTI फाइल करने के लिए इस पैसे भरने होते हैं। ये जो आवेदन की प्रक्रिया होती है ना, काफी इजी होती है और पारदर्शी होती है, कोई भी इसे फाइल कर सकता है, जिससे नागरिकों को आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब सेकंड जो अधिकार है वो देती है हमें सूचना प्राप्त करने के लिए अपील करने का अधिकार। मतलब आप इस एक्ट के जरिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए सूचना प्राप्त करने के लिए अपील कर सकते हैं। देखो पहली अपील, यदि किसी व्यक्ति को आवेदन के बाद जानकारी नहीं मिलती, आप मान लेते हैं आपने RTI फाइल करी किसी सरकारी मंत्रालय के खिलाफ, आपको किसी टॉपिक के बारे में उनसे जानकारी चाहिए थी, पर वो आपको जानकारी नहीं देती है, आपका जो आवेदन है उसे अस्वीकार कर दिया जाता है मान लेते हैं, जो सूचना अधिकारी होता है उसके पास जाके आप उनसे अपील कर सकते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रकार से डिजाइन की गई है, इस प्रकार से बनाई गई है कि जो नागरिक हैं, जो लोग हैं,
उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक विकल्प दिया जाए। मतलब आपने जो आरटीआई फाइल करी दिया तो उसे अस्वीकार भी कर दिया जाता है, तो आप पहले सूचना अधिकारी के पास जाकर उनसे दोबारा अपील कर सकते हैं। अब दूसरी अपील देखो, यदि पहली अपील जो आपने करी उसके बाद भी आपको जो उन्होंने आंसर दिया उससे आपको संतोष नहीं मिलता, मतलब आपको लगता है कि नहीं इसका कुछ अच्छा या और बेटर आंसर हो सकता था, या फिर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो आप दूसरी अपील भी कर सकते हो। और ऐसे में व्यक्ति सूचना आयोग या फिर सेंट्रल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में दूसरी अपील कर सकता है, और सूचना आयोग सरकारी अधिकारियों को आदेश दे सकता है कि इस जानकारी प्रदान करे या आवेदन में अन्य बदलाव करे। मतलब जो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होती है, वो जो अन्य अधिकारी हैं या जिनके खिलाफ आपने आरटीआई फाइल करी है, उनको ये आदेश दे सकता है कि आप जो अपनी जानकारी है उसे सही तरीके से प्रदान करें। तीसरा है सूचना प्राप्त करने के लिए 30 दिन का समय। देखो आरटीआई फाइल करने के बाद ना कुछ समय सीमा भी होती है, मतलब कि आपको इस समय सीमा के अंदर ही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। वैसे अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के आवेदन का जवाब देने के लिए 30 दिन के भीतर निर्णय लेना होता। मतलब आपने कुछ आरटीआई फाइल करा किसी के खिलाफ, तो आरटीआई फाइल करने के बाद जिसके खिलाफ आपने आरटीआई फाइल करा उसके पास 30 दिन तक का समय होता है आपने किसी के खिलाफ आरटीआई फाइल करी है उसका जवाब देने का। यदि जानकारी किसी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो वह अवधि केवल 48 घंटे हो सकती है। मतलब कोई बहुत जरूरी टॉपिक होता है, कोई बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है किसी के जीवन से रिलेटेड, किसी की आपकी स्वतंत्रता से रिलेटेड, तो ऐसे में जो आरटीआई का जवाब हो आपको 48 घंटे में ही मिल सकता है। गोपनीयता व सुरक्षा से संबंधित जानकारी, देखो खुद सूचनाओं को सार्वजनिक करना ना काफी विवादित हो सकते हैं। जैसे कि जो हमारी आर्मी है, आर्मी से रिलेटेड कुछ जानकारी होती है तो उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे क्या हो सकता है हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। ऐसी जो जानकारी है ना, इन्हें अपवादों के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अपवाद मतलब कि आपको आरटीआई अधिकार तो देता है सारी तरीके की इंफॉर्मेशन आप किसी भी सरकारी संस्था से मांग सकते हैं, पर कुछ चीजें जैसे कि अभी आर्मी है, अब आर्मी से हम ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन अगर मांग करते हैं तो ये क्या होगा, इससे हमारे ही देश को कुछ खतरा बन सकता है। तो ऐसे में आप आर्मी से इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं मांग सकते हैं। फोर्थ है हमारा किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखो लोक सेवा आयोग और जो सरकारी संस्थाएं से संबंधित जानकारी है ना, यह अधिनियम सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरण को बकर जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए लागू होता है। मतलब ये संस्थाएं कैसे कामकाज करती है इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें पूरी तरीके से अधिकार है कि वो इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक प्राधिकरण में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, शहरी और ग्रामीण जो स्थानीय निकाय होते हैं, जो राज्य और केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम और शैक्षिक संस्थान आदि शामिल होते हैं। अब नागरिकों का अधिकार, देखो कोई भी भारतीय नागरिक अपनी जानकारी का हकदार है और उसे बिना किसी विशेष कारण के किसी भी सरकारी संस्था से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये जो एक्ट आया है इसके अंदर बेसिकली यही सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जो नागरिक है ना, उन्हें भी किसी भी सरकारी संस्था से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। फिफ्थ हमारा अपवादों और गोपनीयता से संबंधित जानकारी। जैसे मैं आपको पता है ना, कुछ चीजें गोपनीय रखना बहुत जरूरी होती है, कुछ सूचनाओं को छिपाने के बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, क्योंकि अगर सभी इंफॉर्मेशन अगर दे दी जाएगी कोई क्या होता है ना, इससे समाज के अंदर देश के अंदर कुछ समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। तो ऐसे में सभी इंफॉर्मेशन जो है वह पूरी तरीके से रिलीज नहीं की जा सकती है। पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व। मतलब पारदर्शिता का क्या मतलब होता है, टू तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाना। मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, उसका ना जो भ्रष्टाचार है, जो कमियां उन सब चीजों को कम करने की कोशिश करता है। सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी, तो वो कोई सरकारी अधिकारी सूचना के अधिकार जो है उसका कोई उल्लंघन करता है, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना करता है, तो ऐसे में उसको दंड भी दिया जा सकता है, उसे सजा भी मिल सकती है। इस तरह से सरकारी अधिकारी को उनके कार्य के प्रति अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बनाया जा सकता है। सेवेंथ है हमारा सूचना आयोग की भूमिका। देखो सूचना आयोग का गठन सूचना आयोग केंद्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित किया गया था, सेंट्रल स्तर पर और स्टेट के स्तर पर ठीक है सूचना आयोग है, इसका गठन किया गया था। इसका जो कार्य है उस सूचना के अधिकार को सही तरीके से पालन करवाना होता है। अगर किसी नागरिकों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सूचना चाहिए, या उसे कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो सूचना आयोग से वो मदद ले सकता है। सजाए और जुर्माना, देखो अगर सरकारी अधिकारी सूचना देने में विफल रहता है या जानबूझकर कोई सूचना छिपाता है तो ऐसे में सूचना आयोग उसे दंडित कर सकता है। इसे जुर्माने का उद्देश्य अधिकारियों को उत्तरदायित्व पारदर्शित करने के लिए करना होता है। कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है। देखो मैंने तो बता ही रखा है कि इस आरटीआई के जरिए कोई भी नागरिक जो है सूचना प्राप्त कर सकता है। अब ये सूचना का अधिकार जो है इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना। देखो सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब मजबूत कैसे, देखो अब हमारे देश में हम किसी भी सरकारी संस्था से, किसी सरकार से हम
कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी कानून के बारे में पूरी तरीके से उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार की कमियां है, उन सब चीज़ों के बारे में आराम से जानकारी मिल सकती है। और इस तरीके के जो एक्ट होते हैं, जो अधिनियम होते हैं, जो कानून होते हैं, वो जनता की भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। इससे ही लोकतंत्र की स्थापना हो पाती है। क्योंकि यह तो होता है, ये जो एक्ट होते हैं नागरिकों को सरकार के जो कार्य हैं, जो सरकार काम कर रही है, उन पर नजर बनाए रखने की अधिकार देता है। और यह नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी निर्णयों पर, जो सरकार ने कुछ एक्ट लाए हैं, कुछ और अधिनियम लाए, कुछ और कानून लाए हैं, या सरकार ने कुछ नई पॉलिसीज लाए हैं, अगर वो जनता के हित में नहीं है, तो उस चीज के बारे में वो सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। किसके जरिए? आरटीआई के जरिए। सक्रिय भागीदारी, वो जब लोग सरकार के फैसलों पर, सरकार की पॉलिसीज पर, सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक रहते हैं कि सरकार क्या पॉलिसीज बना रही है, क्या नीतियां बना रही है, तो अधिक से अधिक राजनीतिक या प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भागीदारी या सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जिससे क्या होता है, लोकतंत्र और सशक्त और मजबूत बनता जाता है। और देखो पारदर्शिता को बढ़ावा, देखो पारदर्शिता के बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, क्योंकि इसको कुछ ज्यादा पढ़ने को है ही। थर्ड है हमारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। देखो भ्रष्टाचार का मतलब तो आपको पता ही है, जो करप्शन होता है, सरकार के जो सरकारी अधिकारी होते हैं या फिर जो अन्य लोग भी होते हैं, आजकल सभी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो अधिनियम है ना, ये भ्रष्टाचार की रोकथाम में भी मदद करता है। मान लो कोई गवर्नर ने कोई बहुत बड़ा बिल पास करा, कोई पैसों से लेके, तो उस बिल के बारे में पूरी तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। कितने का बिल पास हुआ और क्या-क्या चीजें हुई हैं, ये सब हम गवर्नमेंट से अच्छे से जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार जैसी चीजें है ना, इन सब के प्रति भी रोकथाम की जा सकती है। ऐसी प्रभावी शिकायत और निवारण, देखो अगर भी नागरिक भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है, इससे सार्वजनिक कर सकता है, इससे दोषियों को, जो इसके प्रति तो दोषी है, उनको सजा मिल सकती है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही, देखो अधिकारियों की जवाबदेही, सूचना का अधिकार अधिकारियों को और सरकारी संस्थाओं को जवाबदेह बनाता है। मतलब अगर हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, किसी गवर्नमेंट संस्था से आरटीआई फाइल करते हैं उनके खिलाफ, और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ऐसे में उन सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें उस चीज के बारे में जानकारी दे, इन्फॉर्मेशन दे। ऐसी जवाबदेही को सुनिश्चित करना, देखो यह अधिनियम अधिकारियों को ये जिम्मेदारी देता है कि वे समय पर और सही तरीके से जानकारी प्रदान करे। अगर वे इसे अस्वीकार करते हैं, मतलब इसे मना कर देते कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इससे क्या होगा ना, इससे उन्हें सजा मिल सकती है, उन्हें जुर्माने के रूप में भुगतान करना पड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा समानता और न्याय की स्थापना। देखो समानता की और एक और कदम, देखो सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी जो नागरिक है, जो सभी लोग हैं, उन्हें समान अवसर दिए जाए। चाहे उनका जो सामाजिक स्थान है, मतलब सामाजिक स्तर पर उनके साथ कैसे भी भेदभाव किया जा रहा हो, तो उनका आर्थिक स्तर है वो भी समान ना हो, वो भी ऊपर नीचे हो, इसके बावजूद सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। ये कानून किसी भी व्यक्ति को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार पूरी तरीके से देता है। इससे क्या होगा, समाज में जो असमानता है वो भी कम की जा सकती है। लास्ट में न्यायिक समीक्षा, तो सूचना का अधिकार लोगों को यह भी अधिकार देता है कि सरकारी कार्य और फैसलों की समीक्षा कर सके। मतलब कोई पॉलिसीज आई है, कोई एक्ट आए हैं, तो उसके प्रति लोगों के क्या विचार हैं, वो सही है गलत है, उनके खुद के क्या विचार है, वो अपने विचार इस पर रख सकते हैं। जिससे ये चीज सुनिश्चित की जा सकती है कि जो निर्णय है वो न्याय संगत है और पारदर्शित है या नहीं। लास्ट से यहाँ पे निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमें 3 टॉपिक्स है, इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। पहला टॉपिक है अर्ध सरकारी पत्र, दूसरा है प्रारूपण की विशेषताएं, और तीसरा है विकिपीडिया का महत्व। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं समझा रहा। अब इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अर्ध सरकारी पत्र, इसके बारे में देखते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र होते क्या? तो अर्ध सरकारी पत्र या फिर सेमी गवर्नमेंट लेटर एक प्रकार का ही लेटर या फिर एक प्रकार का पत्र ही होता है, जो सरकारी या फिर जो अर्ध सरकारी संस्थाएं होती है, मतलब जो या तो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है या फिर ऐसी संस्थाएं जो आधी गवर्नमेंट और आधी प्राइवेट होती है, इन संस्थाओं के द्वारा जो लेटर, जो पत्र लिखे जाते हैं, इन्हें हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसका जो यूज किया जाता है बेसिकली सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच संवाद बनाए रखने के लिए किया जाता है। देखो अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं ना, वो आमतौर पर सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, जो आदर्श होते हैं, जो निर्देश होते हैं, इन सब के बारे में जो जानकारियां हैं वो देने की कोशिश करता है। अब पहला जो हमारा टॉपिक है अर्ध सरकारी पद के मुख्य लक्षण, तो वो जो लक्षण है हम एक एक करके लक्षणों को ही पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो है औपचारिक और आधिकारिक भाषा का प्रयोग। देखो अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं। अब तो इसके अंदर ना जो भाषा, जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वो आधिकारिक और एक औपचारिक या एक ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज इसके अंदर किया जाता है। जो पत्र का उद्देश्य होता है, जो मोटिव होता है, वो संस्था के प्रति प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मतलब जो जिस संस्था के द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, उसका क्या स्थान है, वो कैसी संस्था है। मतलब कोई बड़े मंत्रालय के द्वारा अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है, तो उसके अंदर एक अच्छी भाषा का यूज किया जाएगा, एक अच्छे वर्ड्स का यूज किया जाएगा, जो वर्ड्स उसे एक आधिकारिक पत्र के रूप में दिखाए। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया मैंने यहाँ पे,
ये पत्र किस तरीके से शुरू किया जा सकता है? सादर निवेदन है कि या फिर आपके द्वारा भेजे गए पत्र के संदर्भ में हमारी संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं इस तरीके के पत्र में यूज किए जाते हैं। सेकंड है संस्था का नाम पत्र। अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ना, इसके अंदर जिस संस्था द्वारा पत्र भेजे जा रहा है उसका नाम और पता लिखना भी बहुत जरूरी होता है। उसका क्या नाम है, वो कहाँ से भेजा गया है या फिर किसने भेजा है, इस सब का जो विवरण है वो भी इसके अंदर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर दी जानी जरूरी होती है। थर्ड हमारे विषय का स्पष्ट उल्लेख, मतलब इस पत्र के अंदर विषय की सब्जेक्ट, विषय क्या है, टॉपिक है, किस लिए जो पत्र है वो लिखा जा रहा है, इस चीज को बताना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए नई सरकारी आदेशों के तहत परियोजना की समय सीमा में विस्तार या फिर आवश्यक दस्तावेज की प्राप्ति के संबंध में, सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर रिपोर्ट। तो इस तरीके के जो वर्ड्स है, इस तरीके के जो सेंटेंस है वो इस तरीके के पत्र में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें विषय के बारे में, इस टॉपिक पे पत्र लिखा गया है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। पत्र का उद्देश्य और मुख्य सामग्री। देखो पत्र का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखा गया है और उसके अंदर बेसिकली जो मेन बॉडी है, इस पत्र में मेनली क्या चीज बताई जा रही है, इस चीज के बारे में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेने में मैंने आपको सूचित किया जाता है कि आगामी महीने से इस योजना का संचालन शुरू हो, मतलब इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगले महीने में कोई योजना है, कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट द्वारा जो शुरू की गई है, अब वो अगले महीने से स्टार्ट की जाएगी। फिफ्थ है हमारा समाप्ति। समाप्ति का देखो पत्र की एंडिंग, मतलब जो पत्र है जो भेजा गया है उसमें लास्ट में जो कुछ वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख रहा है कि कृपया शीघ्र कार्रवाई करें या इस मुद्दे पर हमें अपडेट करें, आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। मतलब जब मैं पत्र लिखा बेसिकली उस पत्र की जब अंतिम चीजें लिखते हैं, जो आखिर की चीजें लिखते हैं, जिसके अंदर हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इन सब चीजों के बारे में लिखते हैं, इसकी अंतिम चीजें होती हैं। सिक्स है हमारा साक्षात्कार, प्रतिक्रिया या कार्रवाई की आवश्यकता। देखो अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं ना, आमतौर पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या फिर कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, मतलब किसी कार्रवाई के लिए, किसी को कोई नोटिस भेजने के लिए ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। किसी पत्र में जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, इससे अपेक्षित कार्रवाई या प्रतिक्रिया या फिर बैठक के बारे में सूचना दी जाती है। मतलब कि गवर्नमेंट आपके घर पे मान लो कोई नोटिस भेजती है आपके घर को रिलेटेड, या आपका घर किसी गलत जगह पे बना पड़ा है तो इसे तोड़ा जाएगा, तो इस तरीके की नोटिस भेजती है, तो इसमें एक कार्रवाई की जा रही है आपके घर के प्रति। तो इस तरीके की जो नोटिस है ऐसे पत्र में आमतौर पर भेजी जाती है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्राप्तकर्ता को, जिसको ये पत्र मिल रहा है उसको उस संबंध में कोई कदम उठाने के लिए या फिर उसे स्पष्ट उससे इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि कृपया इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया 15 दिन के भीतर भेजिए। जस्ट एग्जांपल ले लो, आपको बैंक की तरफ से कोई नोटिस आता है जिसमें वो आपको आपके बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट सही से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी रिलेटेड बैंक में तो समस्या आ रही है आपके अकाउंट को रिलेटेड, तो उस समस्या के समाधान के लिए आपको नोटिस भेजा जा रहा है, आपको लेटर भेजा जा रहा है, किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। 7 पॉइंट हमारा हस्ताक्षर और पद। मतलब इसके अंदर लास्ट पत्र के अंदर बेसिकली लास्ट में जिस अधिकारी ने पत्र लिखा है उसका सिग्नेचर, उसके नाम लिखा जाता है, वो किस पद पे है उसके पद का नाम इस पे लिखा जाता है, किस पोजीशन पे वो है, जैसे कि सादर, उसके सिग्नेचर, उसका नाम और वो किस पद पर है। आठवां पॉइंट हमारा संवेदनशीलता और गोपनीयता का ध्यान। देखो अर्ध सरकारी पत्र में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसकी संवेदनशीलता का भी इसमें काफी ध्यान रखा जाता है। यदि पत्र में कोई संवेदनशील जानकारी है तो उसे गोपनीय रूप से वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए पत्र के शीर्षक या फिर जो मुख्य भाग है उसको महत्वपूर्ण शब्दों का यूज किया जाता है। नाइन्थ हमारा पत्र का शिष्टाचार, मतलब इसके अंदर ना पत्र को एक सही तरीके से लिखने की कोशिश की जाती है कि सामने वाले व्यक्ति जो है उसका भी सम्मान किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इतना सादा निवेदन है कि आप इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे, आपकी सहायता के लिए हम आपके आभारी रहेंगे, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना उनका यूज किया जाता है। लास्ट में आप निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है प्रारूपण, इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में पढ़ते हैं। वो प्रारूपण का जो मतलब है मैंने आपको ऊपर ही बता चुका हूँ पहले ही। सीरम प्रारूपण की विशेषताएं क्या होती हैं उन चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर क्या होता है, चीज लिख रहे हैं उसको वो किस तरीके से टाइप कर रहे हैं, उसके अंदर अपना किस फोन का यूज कर रहे हैं, फोन का साइज क्या है, फोन की शैली क्या है, इन सब चीजों का जो ध्यान रखा जाता है ये भी इसकी एक विशेषता होती है। वो पॉइंट चयन जैसे अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट आते हैं, जैसे अपना जिन्हीं बच्चों ने कंप्यूटर कोर्स कर पाओ तो उन्हें पता ही होगा फ़ॉन्ट कौन-कौन से होते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट होता है एरियल, इस सबसे सिंपल फ़ॉन्ट होता है। इसके साथ-साथ फ़ॉन्ट का आकार, अब ये जो मैंने लिखा है गाइस इसका साइज़ क्या है, फिर इससे बड़े साइज़ के फ़ॉन्ट होते हैं, फिर उससे बड़े साइज़ के फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये फ़ॉन्ट के साइज़ होते हैं, उसके बाद आता है फ़ॉन्ट की शैली, कि आपको ये जो फ़ॉन्ट है, ये जो आपने शब्द लिखे हैं बोल्ड होने चाहिए, इटैलिक होने चाहिए या फिर अंडरलाइन होने चाहिए, तो ये फ़ॉन्ट की शैली के अंदर आते हैं।
ये भी इसकी एक विशेषता थी। सेकंड जो उसकी विशेषता है ना वो है आकार और माप, जैसे कि हेडिंग और उपशीर्षक। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो लिख रखे हैं ये क्या है, ये सब पॉइंट्स है। और इनके अलावा जब मैंने सबसे ऊपर लिख रखा था प्रारूपण, वो थी इसकी हेडिंग। तो हेडिंग और उपशीर्षक इसके अंदर यूज की जाती है। स्पेसिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे हल्का सा स्पेस दे रखा है, ये इसकी स्पेसिंग हो गई। ऐसी माप का दायरा, मतलब माप का चयन और सही आयाम दस्तावेज को संकलित करता है, एक सही तरीके से दिखाता है। इससे क्या होता है ना, इससे जो आपका दस्तावेज है, जो आपका आपके नोट्स हैं, वो सही तरीके से और काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है? देखो लाइन स्पेसिंग से ना स्पष्टता, जब हम अपनी लाइन में स्पेसिंग का सही चयन करते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना, जो हर लाइन के बीच जो स्पेस है, जो गैप है, उससे क्या होता है ना, सब पढ़ने में काफी आसानी होती है। और क्योंकि अगर स्पेस कम रहता है तो इससे क्या होता है, मिक्सअप सा हो जाता है और पढ़ने में काफी अच्छा लगता है, कभी बोरिंग सा लगता है। तो इसलिए स्पेसिंग का हो रहा है बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ संतुलन, तो बहुत कम लाइन स्पेसिंग से जो पाठक है, जो पढ़ते हैं इन सब चीजों को, वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये भी मिक्स है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगी, वो लाइन ही भूल जाएंगे कि मैं यहाँ पढ़ रहा था, मैं तो यहाँ पे आ गया। तो इससे आके खराब सा दिखता है, इसलिए स्पेसिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तुम्हारा मार्जिन, देखो वर्गीकृत संगठन, दस्तावेज के चारों समान और उचित मार्जिन को रखना बहुत जरूरी है। तो मार्जिन मतलब ये जो यहाँ पे इतना ही गैप है, यहाँ पे भी इतना ही गैप है, ऊपर ये सब, ये जो गैप है ना, इस सही तरीके से रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी। प्रिंटिंग और दस्तावेज की व्यवस्था, तो अच्छा मार्जिन होता है ना, वो प्रिंटिंग के दौरान किसी प्रकार का जो अलग तरीके से, खराब तरीके से जो व्यवस्थित हो रखा है, उसे सही कर देता है, उसे सही करना होता है। पैराग्राफ और अलाइनमेंट, तो पैराग्राफ का विभाजन, तो एक लंबे पैराग्राफ को एक छोटी सी पैराग्राफ में विभाजित करने से लेख को पढ़ने में क्या होता है, काफी आसानी होती है, काफी सरल लगता है, काफी इजी लगता है। अब प्रत्येक नए विचार या बिंदु एक नए पैराग्राफ के रूप में होने चाहिए। और अलाइनमेंट का होते हैं टेक्स्ट को उचित रूप से संरेखित करना। मतलब देखो, जैसे ये जो हेडिंग है, ये एक अलाइनमेंट है, आप बिल्कुल इस साइड में कर सकते हो अपने सारे नोट्स, या फिर इस साइड में कर सकते हो सारे नोट्स। तो ये जो होते हैं ना, इधर कर देना, बीच में करना, साइड में कर देना, यही आपके अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पर लिख भी रखे हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर वाले, जस्टिफाइड, ये सब अलग अलग तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। रंग, आप अपनी जो प्रारूपण है उसके अंदर आप रंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने भी यहाँ पे कर रखा है, ब्लू कलर का रखा है, रेड कलर पर रखा है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका जो दस्तावेज है, जो आपके नोट्स है, आपको काफी अच्छे, काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। हेडिंग्स और उपशीर्षक, ये ज्यादा कुछ है नहीं, सपने के तो हम समझ ही सकते हैं। ऐसी सूचियां, ऐसी सूची की होती है, देखो संरचना और स्पष्टता, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स के रूप में, जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यूज कर रखे हैं। ऐसी, इससे क्या होता है ना, इससे स्पष्टता और संक्षिप्तता देखने को मिलती है, जो कि जब विचारों को सूचीबद्ध किया जाता है, बुलेट पॉइंट्स के रूप में अलग अलग विभाजित किया जाता है, बांट दिया जाता है, तो उन्हें पढ़ने में काफी, समझने में काफी सरलता, काफी इजी हो जाता है। ऐसी चित्र और ग्राफिक्स, देखो अपने नोट्स के अंदर चित्र लगा देना, ग्राफिक्स का यूज करना भी काफी अच्छा लगता है। इससे भी आपके नोट्स में काफी अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलती है। जैसे विजुअल अपील, देखो चित्र और ग्राफिक्स, दस्तावेज की दृश्य अपील बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में एनिमेशन वाले जो नोट्स होते हैं आजकल, उनकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में। ऐसे संदर्भ और समर्थन, देखो चित्र और ग्राफिक्स का उपयोग जो है ना, इस बात पे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि लिखित सामग्री क्या कह रही है, इससे दस्तावेज को समझने में काफी आसानी मिलती है। ये लास्ट में जो आपका निष्कर्षण है, इसे और ऐड कर दिया जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड टॉपिक है हमारा विज्ञापति का महत्व या फिर प्रेस रिलीज। देखो, विज्ञापति जिसे हम प्रेस रिलीज भी कहते हैं, अगर इन्हें प्रेस नोट के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर समाचार और विज्ञापति, इन सब के नाम से इसे जाना जाता है। ये एक लिखित मुद्रित होता है, यानी कि लिखित तौर पे एक दस्तावेज होता है, जिसे विशेष रूप से मीडिया फिर पत्रकारों को भेजा जाता है। इसका जो मेन मोटिव होता है, वो किसी घटना के बारे में, किसी स्थिति या फिर किसी संगठन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में प्रसारित करना होता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जनता और मीडिया के बीच कनेक्शन, देखो ये जो विज्ञापति है ना, ये मीडिया और जनता के बीच एक ब्रिज है, एक ब्रिज का काम करती है। जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया होती है, तो बेसिकली इन सब चीजों का यूज, विज्ञापति का यूज किसने करती है, बेसिकली समाचार बनाने के लिए, न्यूज बनाने के लिए। एक अच्छी जो विज्ञापति होती है ना, वो उन्हें समाचार के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें उन्हें इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मदद करती है। ये मीडिया के लिए आसान बनाते हैं कि वे घटना, एक समाचार को सही या प्रमाणिक टेक्सचुअल तरीके से दिखा सके, और इससे जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी काफी सटीक तरीके से आम जनता तक पहुंचाई जा सकती है। ब्रांडिंग और प्रचार में, वो किसी भी कंपनी या संस्था के लिए विज्ञापन ब्रांडिंग और प्रचार का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है। जब कोई संगठन या किसी नए उत्पाद या सेवा को लॉन्च करती है, या किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना का आयोजन करती है, तो जो विज्ञापति होती है उन्हें जारी किया जाता है, जिससे मीडिया, ग्राहकों और जो निवेशक है, उनका ध्यान जो है वो अट्रैक्ट
आकर्षित किया जा सके। ये जो होती है, एक व्यावसायिक संदेश को सटीक तरीके से प्रसारित करने का काफी प्रभावी तरीका आज के टाइम पे बनता जा रहा है। ये किसी जो कंपनीज होती हैं, वो अपनी अच्छी छवि को मजबूत करने के लिए ज्यादातर इनका यूज करती है, खासकर जब वह नई पहल, अपडेट या फिर सकारात्मक समाचार साझा करती है। सार्वजनिक संबंध में शायद देखो, जो विज्ञप्तियां होते हैं ना, सार्वजनिक संबंध पीआर का महत्वपूर्ण तत्व है। पीआर का मतलब आपको पता ही है, ये न केवल मीडिया बल्कि ग्राहकों को, शेयर धारकों को और आम जनता की भी भरोसा और विश्वास पैदा करती है। जब संगठन अपनी गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से मीडिया को जानकारी देता है, तो ये उनकी पारदर्शिता को दर्शाता है, जिससे उनके ब्रांड की जो विश्वास है वो और बढ़ता जाता है। सुरक्षित और सटीक जानकारी का प्रसार, देखो जो विज्ञप्ति होते हैं ना, वो एक संचालित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करती है। मीडिया रिपोर्टिंग में भ्रम हो सकता है, लेकिन विज्ञप्ति में ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये सही और सत्य जानकारी बिना किसी हेरफेर के प्रकाशित की जा रही है। एक बार मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट है, जो जानकारी है, वो गलत हो सकती है, पर जो इसके अंदर जानकारी दी जाती है ना, वो 100% सही होती है। यहाँ जानकारी प्राथमिक स्रोत होते हैं, जिससे अन्य स्रोतों द्वारा उत्पन्न कोई भी गलत धारणाएं या अफवाह को रोका जा सकता है। संबंधों का निर्माण और नेटवर्किंग, देखो जब कंपनियां या संगठन नियमित रूप से विज्ञप्ति जारी करते हैं ना, तो मीडिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, मीडिया जो है ना, संगठन और कंपनियों के बीच एक नेटवर्क के रूप में काम करने लगती है, जो उन्हें भविष्य में, फ्यूचर में काफी उनके लिए फायदेमंद हो जाती है। ये जो रणनीति है, ये किसी भी कंपनी के लिए सशक्त मीडिया नेटवर्क को तैयार करने में हेल्प करती है। ऐसी सामाजिक और शैक्षिक राजनीतिक दृष्टिकोण में महत्व, तो विज्ञप्ति जो है केवल व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में काफी इंपॉर्टेंस अपना रखती है। उदाहरण के लिए किसी सरकारी संगठन द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें योजनाएं, नीति, सरकारी गतिविधियों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए कहा जाता है। शैक्षिक संस्थाएं जो है, वो भी विज्ञप्ति जारी करके अपने कार्यक्रम, शोध परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके बारे में समाज को जानकारी देती हैं। सभी प्रकार के मीडिया के लिए उपयुक्त जो विज्ञप्ति होते हैं, वो केवल समाचार पत्र, टीवी चैनलों के लिए नहीं, बल्कि जो आजकल भी डिजिटल मीडिया है, जैसे सोशल मीडिया पे, वेब पोर्टल्स पे, ब्लॉग्स पर, इन सभी जो मीडिया है ना, इन सब के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञप्ति पोस्ट करके संगठन अपनी पहुंच को व्यापक बना सकता है, और इसके जरिए वो तुरंत फीडबैक भी प्राप्त अपना कर सकता है। मीडिया के जो अलग अलग रूप होते हैं, उसमें समाचार को फैलाने के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता है। कानूनी सुरक्षा और प्रमाणीकरण, देखो जब कोई संगठन या संस्था किसी स्पेसिफिक टॉपिक को, स्पेसिफिक मुद्दे पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहती है, तो वो भी क्या प्रेस रिलीज करती है। ये जो तरीका है, ये कानूनी और आधिकारिक तरीका होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी के खिलाफ पे आरोप गलत लगता है, तो वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, अपने पक्ष में बात करने के लिए एक प्रेस रिलीज कर सकती है। यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में काम करता है, जो भविष्य में कानूनी मामलों में सहायक हो सकता है। ऐसी समय की बचत, देखो जो विज्ञप्ति है ना, तुरंत रूप से जानकारी फैलाने का एक प्रभावी तरीका होता है। जब कोई समाचार या दुर्घटना घटित होती है, तो इसके बारे में सटीक जानकारी को प्रसारित करने के लिए एक विज्ञप्ति एक तेज और प्रभावी माध्यम होता है। यह मीडिया हाउस, पत्रकारों और आम जनता को तुरंत आवश्यक जानकारी देता है। ऐसी नवीनतम और अप टू डेट जानकारी, देखो विज्ञप्ति नए घटनाक्रम, नए लॉन्चों को जानकारी देने के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ कंपनियां और संगठन को बाजार अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, नवीनतम घटनाओं से जुड़े रहने के लिए एक अवसर देते हैं। नई योजनाएं हैं, जो नई पॉलिसीज हैं, जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो नई सर्विसेज है, जो नई सर्विस है, जो सेवाएं हैं, और फिर घटनाक्रमों को तो समयबद्ध तरीके से पेश करने के लिए इन सब चीजों का यूज जो है, वो आज के टाइम में काफी प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। लास्ट में मैंने विज्ञप्ति के प्रकार भी लिखे हैं, जैसे कि न्यूज रिलीज, प्रोडक्ट लॉन्च प्रेस रिलीज, आपातकालीन प्रेस रिलीज, कंपनी अपडेट प्रेस रिलीज, या फिर इवेंट प्रेस रिलीज। बेसिकली जो प्रेस रिलीज होती है, मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हुए ना, वही आपकी विज्ञप्ति होती है। तो अलग अलग तरीके की जब कोई आपातकालीन कोई घटना होती है, तो बड़े बड़े नेता जो होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं, तो हमें तुरंत उस चीज के बारे में जानकारी मिलने लग जाती है। या फिर जब कोई कंपनी अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उस चीज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, या कोई फिल्म से जुड़ी कोई फिल्म आती है, तो उस चीज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, इन्हें हम विज्ञप्ति कहते हैं। लास्ट में आप निष्कर्ष और ऐड कर दीजिएगा, आपका प्रश्न पे कंप्लीट होता है।